दिख नहीं रहा हूं तो दिखने लगूंगा। एक बार चेक करिए सभी बच्चे। ठीक है, हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 1 है। और क्या मैं आपको दिख रहा हूं? क्या सभी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं? फटाफट से बता दो। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा, ठीक है, क्लियर है? तो क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? फटाफट बताओ। लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एक बार रीबूट करेंगे बैच को कि भाई क्या है, क्या बात करनी है हमने। जल्दी बता दो बेटा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब फिलहाल कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है। पीछे कुछ हुआ था, आपको भी पता चला होगा किसी तरीके से भी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पता चल जाता है। तो ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपको प्रॉपर पढ़ा सकते हैं और आपके सिलेबस को एक पेस के साथ आगे ले जा सकते हैं। तो क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? हाँ, मैं ठीक हूं बेटा। आप लोगों ने काफी ज्यादा प्रे किया, बच्चों के बहुत मैसेज आए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतना ज्यादा मतलब बच्चे केयर करते हैं, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात है। और इसी का बेटा हम लोग भी रिवर्ट करेंगे आपको। बहुत सारे असाइनमेंट, बहुत सारे टेस्ट और बहुत सारा मतलब प्रॉपर कंटेंट पढ़ा कर, ताकि आपके सिलेक्शन में ये दीवार ना बने कि आपने कुछ कम पढ़ा या ठीक से नहीं पढ़ा या प्रैक्टिस नहीं हो पाई। ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? ये यही चीज हम लोग कहते हैं ना कि जब भी हम नए साल पे मिलते हैं तो कुछ प्रॉमिस रहता है, तो एक इसी तरीके का प्रॉमिस आपके साथ है, ठीक है? हाँ, मैंने भी मतलब काफी मिस किया आप बच्चों को, ठीक है? हाँ, काफी ज्यादा मिस भी किया अपने बच्चों को कि हाँ भाई ये बच्चे काफी ज्यादा अटैच हैं, इन्होंने काफी प्रे भी किया है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? एक कह रहा है सर बाल काले कर लो, उससे क्या हो जाएगा बेटा? असाइनमेंट 4 एक्स्ट्रा बनाऊंगा, है ना? नहीं, तो इसका मतलब पढ़ाई करते हैं, ठीक है? हम्म, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने बैच को। आज मतलब जो हमने टॉपिक लिया है, पहले 2 मिनट में 2 से 3 मिनट बस आपके लूंगा। अभी हमने बेटा बॉटनी में 7 चैप्टर कर लिए हैं और आपका जूलॉजी में भी मेरे ख्याल से काफी सारे चैप्टर्स आपके हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना? आपके काफी सारे नर्वस कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब 6 चैप्टर आपके वहां हो गए हैं। तो 7 और 6 13 चैप्टर हो गए हैं। तो आपकी मोर देन 50% 11th खत्म हो चुकी है ना? आप समझो मोर देन 50% कहते हैं इसे, क्योंकि काफी बड़ा पार्ट हो गया है। अब बॉटनी में क्या रह गया? एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक रह गया लिविंग वर्ल्ड। 2 चैप्टर हो गए ये। उसके अलावा वो कोर बॉटनी के टॉपिक जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, है ना, ये वाले, और एक सेल बचा है, सेल साइकिल हमने कराई दिया, बायोमोलिक्यूल। और सर वाले पार्ट में भी मतलब जो है जैसे वो बचा आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल किंगडम और आपका एंडोक्राइन बचा हुआ है। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स बचे हैं। अब थोड़ा सा बेटा हम पेस भी इंक्रीज करेंगे, जहां भी लगेगा हम एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे आपको। यहां पर बेटा उन बच्चों के लिए मतलब एक रिक्वेस्ट मानो या उनको एक ऑर्डर मानो कि भाई देखो क्या हो गया है। अब आपको अपने आप को, काफी दिन हो गए पढ़ते हुए बैच में, हो सकता है आप में से कोई नया जुड़ा हो, काफी दिन हो गए बैच में पढ़ते हुए। अब अपने आप को एडजस्ट करो, अपना शेड्यूल बनाओ खुद का कि मैं इतनी से इतनी देर तक सेल्फ स्टडी करूंगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे नहीं होगा, है ना? तो अपना एक सेल्फ स्टडी का प्लान भी अपना बना लो, ठीक है? उसके बाद हम लगातार आपको मोटिवेट करते रहेंगे, नई नई चीजें भी देते रहेंगे। लेकिन आपको अब ये कर लेना है कि भाई जितना पेस अब हम इंक्रीज करेंगे, पेस का मतलब ये नहीं कि एक दिन में पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा क्लासेस भी पढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम पेस इंक्रीज करेंगे आप उसको एडजस्ट करो, आप मेहनत करो, साथ के साथ हमारे साथ मेहनत करो, क्योंकि लास्ट में जाकर बेटा बहुत तेज कराने से फायदा नहीं होगा ना। अभी पेस इंक्रीज करना पड़ेगा आपके लिए। तो वही चीज हम करने वाले हैं, है ना? आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे इस तरीके से, ताकि आपका सिलेबस भी हम बहुत इजीली टाइम पर करा सके। आपका एफर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा। तो जो बच्चे जैसे कुछ डाउट जो बार बार पूछते हैं, आप में से जो भी बच्चे यकीन 2021 के थे, जिन्होंने लेक्चर देख रखे हैं, उन्हें आता है, तो डीपीपी जरूर सॉल्व करनी है। अगर आपको लगता है वो चैप्टर आता है तो पहले क्या करो, वो नोट्स की जो फाइल आती है वो उसको पढ़ लो। आपको लगता है कोई चीज नहीं समझ आई तो लेक्चर में से देख लो। दूसरा क्या करो, आपके पास जैसे यूट्यूब में हमने लास्ट ईयर उम्मीद बैच पढ़ाया था, वहां से देख लो उसको शॉर्ट में करके। क्या डीपीपी आप सारी लगा पा रहे हो? अगर डीपीपी सारी लगा पा रहे हो तो फिर बेटा आपको जरूरत नहीं है फिर पूरा देखने की, ऐसा भी हम बोल सकते हैं आपको। आप अपने देखो, एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको भी सिलेक्ट करना है कि क्या हमें अभी सारा देखना है। मान लो अगर आप सारा पुराना, जिनका बैकलॉग है उनके लिए बोल रहा हूं, पुराना सारा देख पाओगे इतना टाइम शायद ना हो, तो कहीं से उसको कवर करो, पर डीपीपी जरूर बनाओ। क्वेश्चंस आपने जरूर सॉल्व करने हैं, ये चीज क्लियर है बेटा? क्वेश्चंस जितने ज्यादा अच्छे से बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, अब यहां से रिवाइज कैसे करना है
क्या हमें कोई रिवीजन प्लान फॉलो करना है? बिल्कुल फॉलो करना है। तो हम आपके लिए एक रिवीजन प्लान लाएंगे कि भाई 11th के टॉपिक्स हम ऐसे दे रहे हैं। पर मैंने असल में क्या किया है, यकीन 2022 उनका 11th लगभग खत्म हो गया है, तो उनमें एक टेस्ट प्लान किया हुआ है, तो वो टेस्ट जो होगा वो फैब में जाकर होगा। क्लियर है? तो आपके लिए भी क्या करेंगे, 11th का जितना आपका हो जाएगा 20 जनवरी के आसपास तक का, उसका एक टेस्ट हम लोग फैब में कंप्लीट, आपको सिर्फ बायो का, है ना, हो सकता है बायो के 180 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन का एक टेस्ट बना दे मैं और मनीष दुबे सर, तो वो कर सकते हैं आपके लिए। तो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर लो कि यार अब हमें करना है ना, कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन लेकर रहना है, ऐसा एक अंदर से मोटिवेशन लाओ। जिसको नहीं आती है बेटा, नींद ज्यादा आती है, उसको समझना चाहिए कि यही वो टाइम होता है जहां सबसे ज्यादा संभालना होता है, दिसंबर, जनवरी, फैब, क्योंकि यहीं पर टाइम निकल जाता है हाथ से। फिर मार्च में तो रिग्रेट होता रहता है थोड़ा और पढ़ लेते, क्योंकि डिटेल स्टडी का यही टाइम है, उसके बाद तो रिवीजन का टाइम आ जाता है। सही है? क्लियर है बेटा? हाँ ठीक है बेटा। तो मैं उन बच्चों को क्लियर कर दूं जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, जिनका बैकलॉग है, करने के तरीके निकालो। आपके पास दो तरह के चैप्टर हो सकते हैं, एक जो आपको पूरा आता है तो उसको कहीं से शॉर्ट में देख लो, पर डीपीपी जरूर सॉल्व करो, या आपको अगर उसमें बिल्कुल नहीं आता तो फिर 2x पे करके देख लो, लेक्चर को समझ आने लगेगा। नोट्स जरूर रिवाइज कर लो उसके, डीपीपी जरूर सॉल्व कर लो, जो मैं जो जरूर से बोल रहा हूं। उसके बाद आपको बैकलॉग को कवर करने का एक समय बना लो, मैं इतने महीने में या एक महीने में कर लूंगा, करंट के साथ चलो। जब भी किसी में नया चैप्टर स्टार्ट होता है उसको पकड़ के प्रॉपरली पढ़ने लगो। क्लियर है? डन? कोई डाउट बता दो जल्दी से। हाँ बेटा, कोई डाउट नहीं? ठीक है, जो बच्चे जस्ट जुड़े हैं उनके लिए बता दूं, तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब हम पढ़ा सकते हैं आपको, पूरा एफर्ट करेंगे, एक्स्ट्रा असाइनमेंट, डीपीपी जो भी है सब कुछ देंगे आपका। 20 जनवरी तक जो भी 11th का सिलेबस हो जाएगा उसका कंबाइंड टेस्ट एक आपको फैब में, एक या दो टेस्ट हम लोग आपके कराएंगे फैब में। तो आपको मैं पहले बता के चल रहा हूं, फैब फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में वो टेस्ट मैं कराऊंगा खुद से, आपको किसी संडे को डालूंगा वो टेस्ट, पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूं। तो आपका मान लो 14 चैप्टर 15 चैप्टर आपके हुए रखे होंगे 20 जनवरी तक, वो 14 चैप्टर 11th के आएंगे फैब के फर्स्ट या सेकेंड वीक में। आप उसको तैयार करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दो, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस रिवीजन कैसे करनी है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। रिवीजन करने का एक ही तरीका है बेटा, सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज करो। आप बार बार लेक्चर नहीं देख सकते, नोट्स रिवाइज करो। नोट्स को क्या करोगे, अपने जब नोट्स पढ़ते हो तो आपको कई बार ऐसा लगता है यार 2 पेज पढ़ लिए, इसमें काम का सिर्फ मेरे पास कितना है, आधा पेज है, तो उस आधे पेज को या तो मार्क कर लो या पेंसिल से दोबारा लिख लो उतने को ना वहीं पर, और बार बार फिर उसी को रिवाइज करना, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो ज्यादा लिखवाते हैं समझाकर, तो आपने यही करना है। जिसे आप शॉर्ट नोट बोल सकते हो वो कर लो, और फिर बार बार उसी को रिवाइज करो। एनसीईआरटी अभी रीड करो, बाद में शायद समय ना मिले इतना ज्यादा, तो एनसीईआरटी को रीड करो। तो अब धीरे धीरे क्या करो, कोई सोर्स पक्का कर लो जिसको आप नीट तक कम से कम 10 बार रिवाइज कर चुके होगे, सोर्स पक्का कर लो। कई बार एनसीईआरटी पढ़ते हो, कभी नोट्स पढ़ते हो, कभी पैकेज पढ़ते हो, कभी फलाना पढ़ते हो, कभी ढिमकाना पढ़ते हो, उससे नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, ये 5 मिनट की आपकी गाइडेंस है। कोई बच्चा मुझे ये बोलता ना मिल जाए कि सर मैं अब क्या करूं, मैंने अभी ज्वाइन किया। मैंने क्लियर बताया आपको, पुराने कवर करने की कोशिश करने के तरीके करने। दूसरा, सर मैं बीमार हो गया, तो मैं भी तो था, तो क्या हो गया, लाइफ में तो लगा रहता है, मेहनत करनी है हमने। तीसरा, रिवीजन कैसे करनी है, नोट से करनी है, बार बार लेक्चर नहीं देखना हमने, एक बार समझ लिया ठीक है, उसमें जो वीक लगता है उसी को देखना है दोबारा से, ठीक है? नोट्स रिवाइज करना है। क्या मुझे डीपीपी दोबारा बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए, देखकर बनानी चाहिए, बिना देखे सॉल्व करो उसे, जो प्रॉब्लम फंस रही है उसको चेक करो, ठीक है? उसी में से आएगा पूरा पेपर आपका। मुझे कौन से सोर्स बनाने चाहिए, 2 ही सोर्स होने चाहिए, एनसीईआरटी और आपके नोट्स, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। सर मैंने नोट्स नहीं बनाए, तो भाई कहीं एनसीईआरटी में ही लिखा होगा, उसको रिवाइज कर और उसी को बार बार रिवाइज कर। 10 से 15 रिवीजन तेरी नीट तक होनी चाहिए, तभी तेरा सिलेक्शन होगा, कोई डाउट नहीं रखेगा। ठीक है बेटा? क्लियर है? ठीक है? हाँ, एंजाइटी इज द मतलब, एंजाइटी बेटा 2 लोगों को मतलब अलग अलग तरीके से होती है। जिनको एंजाइटी होती है वो कई बार ज्यादा एफर्ट करते हो, जिनको एंजाइटी होती है बिल्कुल एफर्ट नहीं करते। तो आप में से सारे बच्चे जिनको अब चिंता होने लगी है हमारा होगा नहीं होगा, वो डेट देखकर ज्यादा होती है कि अब डेट अब आ गई, उसको भूल जाओ। इसका सिलेबस कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है, लगे रहो। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से 14 से 16 घंटे। नींद कितनी आनी चाहिए? 6-7 घंटे से ज्यादा नहीं। तो उस तरीके से प्लान करो। ठंड में नींद सबको आती है बेटा, हमें भी आती है, आपको भी आती है, तो हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ो।
ठीक है, डॉक्टर बन जाओगे तो ये सारी चीज मतलब आपके पास से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलें आगे। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैं इस बात से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बच्चे काफी दिन से इस चीज को पूछना चाह रहे थे मेरे से, सर मेरे को बहुत चिंता हो रही है, होगा नहीं होगा। बेटा वैसे तो नहीं होगा अगर चिंता करेगा, बिल्कुल होगा अगर तू एफर्ट करेगा, ठीक है। और हम तेरे साथ हैं आखिरी तक, है ना। अगर आप ये मान के चलो कि आखिरी दिन भी, 2 दिन पहले भी मैं आपको कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हूंगा कि देख बेटा ये देख ले, इसमें से आएगा। पर वो ये उस बच्चे के लिए है जो अभी पढ़ रहा होगा, ये उस बच्चे के लिए नहीं होता जिसने पूरे से, देखो हम लोग एक टॉपिक लेकर आए थे हम लोग यूट्यूब पे कि लास्ट टाइम रिवीजन का, LTR करके। तो LTR में क्या था, मैंने बताया था लास्ट टाइम इसको देख जाना। पर ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने सारा पढ़ा हुआ है, हो सकता है किसी टॉपिक में गलती कर सकते थे, उनको बताया था मैंने, यार देख जाना यहीं पे मिस्टेक करोगे, वो था। ये उनके लिए नहीं था जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट में वही पढ़ने की। ये बोर्ड का पेपर थोड़ी है यार कि पास होना हमने हमने यहां पर सिलेक्शन लेना है ना। सिलेक्शन कैसे होगा, रैंक से होगा, सिलेक्शन हमारे पास मार्क्स से होगा। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसका हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी में हमारा पहला चैप्टर लिया जाता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है हमारे पास प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा, इसका पहला चैप्टर लिया जाता है। यह चैप्टर बहुत सारे चैप्टर के बेस को बनाता है और बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं कि यह सिर्फ रटने वाला चैप्टर है, समझने का नहीं है। तो आपको समझाएंगे इसमें क्या है समझने का, और ये हमें देखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, बिल्कुल सही। हां क्लियर है, सही, ठीक है, सही है। तो जो भी हमारे पास बेटा वेटेज की कोई वैल्यू नहीं होती, मेरे पास सुने ध्यान से। कुछ बच्चे ये भी जरूर मेरे से सवाल पूछते हैं, क्या ये चैप्टर मैं छोड़ जाऊं, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। चैप्टर वाइज वेटेज बता दो, क्या फर्क पड़ता है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। तो किसी चैप्टर की वेटेज नहीं है। पर बायोलॉजिकल क्लास हम लोग ये बताते हैं नॉर्मली कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 जरूर आते हैं, कई बार 4 क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर वो है जिसका क्वेश्चन प्लांट किंगडम से भी लिंक होता है। तो हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है। क्या इंट्रोडक्शन है भाई, ये मेरे पास डाइवर्सिटी के टॉपिक में आता है। तो इसको हम किस में लेते हैं, डाइवर्सिटी वाले टॉपिक में लेते हैं। तो हमने इसमें लगभग 7 लेक्चर के आसपास का टाइम रखा है। तो हम इसमें कैसे पढ़ाते हैं, सबसे पहले तो हमें बताना नहीं चाहिए आपको, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती कि कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए होता है मेहनत से पढ़ो। क्योंकि बायो में क्या हो गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का उतना सिग्निफिकेंस नहीं है बेटा। रीजन बता रहा हूं आपको क्यों सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब कहीं से कुछ भी आ रहा है ना, ठीक है। तो आप देखो जरा, अगर मैं आपको कहूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा 2 से 3 आ जाएंगे, कई बार 4 भी आ सकते हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो मुझे नॉर्मली क्वेश्चन मिलता है, एक मुझे मोनेरा का क्वेश्चन मिल जाता है, एक मुझे फंजाई से क्वेश्चन मिल जाता है, फंजाई और प्रोटिस्टा का क्वेश्चन मिल जाता है। और रिसेंट ईयर में मेरे पास वायरस से क्वेश्चन बड़े आए हैं। वायरस में ईयर्स दे रखे हैं, इस चैप्टर में ईयर सिर्फ वायरस में है, उसको उसने काफी पूछा है। ईयर्स हो गए और साइंटिस्ट के नाम हो गए, वायरस से काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर में हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, ध्यान से सुनो बेटा। हम चैप्टर को किस तरीके से लेकर चलेंगे, ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टॉपिक दे रखा है किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत ध्यान से सुनेंगे। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एक टॉपिक दे रखा है, क्लियर है। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एक टॉपिक दे रखा है चैप्टर के स्टार्टिंग में, क्लियर है ये चीज, समझो ध्यान से। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दे रखा है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, ऐसे करके 5 किंगडम, ये सब दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर किंगडम दे रखी है मोनेरा, फिर दे रखी है हमारे पास प्रोटिस्टा, फिर दे रखी है फंजाई, ठीक है, ये दे रखी है, ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद अलग टॉपिक्स दे रखे हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो टॉपिक है किंगडम ऑफ, जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इसको हम प्लांट किंगडम के एक टॉपिक के साथ पढ़ेंगे जो हमने अभी छोड़ा हुआ था। याद करो, मैंने एक टॉपिक उसमें अभी छोड़ा हुआ है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो प्लांट किंगडम के स्टार्टिंग का पेज है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हम साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हम इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करके लास्ट में पढ़ेंगे। तो इसको हम इस चैप्टर के लास्ट में स्टडी करेंगे।
है ना, लिविंग वर्ल्ड से पहले इसको स्टडी करेंगे, किंगडम और सिस्टम को। ये कहां पर है मेरे पास, ये प्लांट किंगडम में, इनको रिलेट कर दूंगा मैं आपको और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा इनके, है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोनेरा से, क्लियर है, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर फंजाई पढ़ेंगे, फिर हमारे पास वायरस पढ़ना है, हमने फिर पढ़ना है लाइकन, फिर हमने पढ़ना है माइकोरीजा, है ना, और हमने पढ़ने हैं वायरॉइड्स, प्रायोन्स। ये सब नाम है आपके लिए, अगर आपको आता है कुछ तो अच्छा, नहीं तो ये तो सिर्फ नाम है आपके लिए, हम कराएंगे इसको डिटेल में। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये चैप्टर 2 से 3 क्वेश्चन बना सकता है, 4 भी आ सकते हैं। नॉर्मली ट्रेंड ये देखा गया है कि वायरस से काफी क्वेश्चन आया है रिसेंट ईयर में, ठीक है, वायरस से काफी क्वेश्चन आते हैं। और हमने क्या करना है, मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, फंजाई पढ़ना, और ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिन्हें किसी किंगडम में नहीं रखा जाता, उसे पढ़ेंगे। ये वाला जो पार्ट है चैप्टर के स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज नंबर शायद 17, 18, 17 और 18 या और 16, 17, 18 पेज नंबर हम क्या करेंगे, लास्ट में लेकर जाएंगे। और किसके साथ पढ़ेंगे, जो प्लांट किंगडम का स्टार्टिंग का पार्ट था। 2 पेज नहीं पढ़ा है मैंने, कैरियोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी। कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे, सर आप क्या कर रहे हो, छोड़ के पढ़ा रहे हो। नहीं बेटा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा एनसीईआरटी की, तो ये आपको वहां पे कराया जाएगा, क्लियर है। तो आज हम लोग मोनेरा से स्टार्ट करेंगे। तो सारी बातें अगर आपको मेरी समझ आ गई है तो हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं, आपको पढ़ाना आप स्टार्ट करते हैं। पर आपको पढ़ाने से पहले आपको एक क्लियर होना चाहिए चैप्टर कैसे मूव करेगा। हम मोनेरा को पढ़ाएंगे 3 क्लास के आसपास, पर मैं क्या करूंगा, मोनेरा में जो सेल का स्ट्रक्चर है, जो आपके कहां दे रखा है, सेल का स्ट्रक्चर कहां दे रखा है मोनेरा का, बैक्टीरिया का, सेल वाले चैप्टर में, उसको पढ़ाकर मैं पढ़ाऊंगा मोनेरा, क्योंकि उसके बिना आपको मोनेरा समझ नहीं आएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में यहीं पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं आपको प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा, जो 1 क्लास में पढ़ा सकते हैं, फिर फंजाई 2 क्लास में, वायरस 1 क्लास में। इस तरीके से हम मूव करेंगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए, अराउंड 7 क्लास के आसपास का इसका टारगेट रहता है चैप्टर का। और फिर हम उसके साथ ये भी करेंगे, ये वाला पार्ट है ना, ये लास्ट में करेंगे, क्योंकि मैं इसमें एग्जांपल यूज करूंगा प्रोटिस्टा मोनेरा के, आपको वो आते नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लें फटाफट से। हाँ, बहुत बढ़िया, सेल साइकिल का चेक पॉइंट कराएंगे। यस, क्या वो एनसीईआरटी में दे रखा है? नो, पढ़ लो इसलिए, है ना। हाँ, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं? हाथ से नोट्स जैसे जैसे लिखता हूं साथ के साथ लिखा करो ना। क्या हो गया, अभी तो कुछ लिखने का है नहीं आपको। चैप्टर के इंट्रोडक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखो, बात खत्म हो गई, है ना। जब नोट्स में लिखना स्टार्ट करूंगा, साथ के साथ समझ के लिखो थोड़ा थोड़ा। आ जाओ भाई, चैप्टर के टॉपिक सुन लो ध्यान से। चैप्टर का टॉपिक आपको मोनेरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का है ना। मोनेरा में हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे किसका बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल का। इससे स्टार्ट करेंगे आज, है ना, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, फिर ये टॉपिक है। इसके साथ हम किंगडम और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, और लेंगे हम क्या, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और क्या लेंगे हम, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन टॉपिक्स को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। क्या ये चीजें क्लियर हैं आपको? डन है, क्लियर है। हाँ, लिखना चाहिए ना बेटा, आपको समझ नहीं आ रहा, आप कह रहे हो सर क्या लिखना चाहिए। मेरी बात सुनो, आप में से बहुत सारे बाद में नोट्स बनाते हैं, वो भी ठीक है, कुछ साथ के साथ लिखेंगे। जब लिखना है मैं आपको बता दूंगा, साथ के साथ लिखो। अभी तो ये टॉपिक के नाम है, नोट करना चाहो तो कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। अब हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो कैसे कर रहे हैं। अब हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब सुनो, ये डाइवर्सिटी चैप्टर का, डाइवर्सिटी टॉपिक का पहला चैप्टर है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसको किंगडम में क्लासिफाई किया था RHV टेकर ने। तो जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, RHV टेकर ने उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। और ये किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कब, जब हम इसको लास्ट में लेकर जाएंगे। तो ये लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। तो RHV टेकर ने 1969 में, ईयर इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम बनाई थी, ठीक है, 5 किंगडम बनाई थी।
और वो 5 किंगडम कौन सी हैं उनकी बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, 5 किंगडम बनाई थी। पहली किंगडम थी मोनेरा। ठीक है, फर्स्ट किंगडम थी हमारे पास मोनेरा, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटेई और फिर एनिमिलिया। तो हमारे पास टोटल कितनी किंगडम है? मोनेरा है, एक हमारे पास प्रोटिस्टा है, एक हमारे पास क्या है? फंजाई है, एक हमारे पास क्या है? प्लांटेई है, और एक मेरे पास क्या है? एनिमिलिया। ये 5 किंगडम किसने बनाई है? आर.एच. व्हीटेकर ने। इसके लिए एक अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसे हम प्लांट किंगडम कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम कहते हैं। एनिमिलिया के लिए आपके पास एक अलग चैप्टर है, एनिमल किंगडम नाम से, है ना, एनिमल किंगडम नाम से एक अलग चैप्टर है। तो ये मेरे पास चैप्टर 4 है और ये मेरे पास चैप्टर 3 है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो आप। इसका मतलब इस चैप्टर में ये 3 किंगडम पढ़ाई जाएंगी, क्लियर है। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो इन किंगडम में से किसी में नहीं आते, उसे भी इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो इस चैप्टर में जो मेरे पास क्या है, ध्यान से देखो। इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, मान लो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, उन एग्जाम्पल के नाम क्या है? वायरस, वायरॉइड, वायरस, वायरॉइड, और मेरे पास प्रायोन्स। उसके अलावा लाइकन, माइकोरीजा, ये किसी भी किंगडम में नहीं आते, नॉट इन एनी किंगडम। तो इसको भी इसी चैप्टर में पढ़ाया गया है। पहली बात समझ में आ गई कैसे पढ़ रहे हैं चैप्टर। दूसरी बात क्या है बेटा, मोनेरा जब हम पढ़ेंगे तो आपको एक एक टॉपिक हम लोग फॉलो करेंगे पढ़ने के लिए, सुनना ध्यान से। जब हम मोनेरा पढ़ेंगे तो मोनेरा पढ़ने के लिए हम लोग क्या फॉलो करेंगे, जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो आप कैसे पढ़ोगे, सुनो ध्यान से, आप कैसे पढ़ोगे। जैसे आपको याद करो, मैंने प्लांट किंगडम कैसे पढ़ाया था। मैंने सबसे पहले पढ़ाया था ये कहां मिलते हैं, हैबिटाट। फिर मैंने इनका स्ट्रक्चर पढ़ाया था, याद आया आपको। फिर मैंने इनकी क्या पढ़ाई थी? स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, है ना। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था ये कहां मिलते हैं, तो ये मोनेरा के लिए भी पढ़ेंगे। फिर मैंने पढ़ाया था कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर मतलब ये दिखते कैसे, मतलब कि इनका सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है तो मल्टी सेलुलर है, ये सारी बातें करेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे बेटा, स्ट्रक्चर के बाद हमें पढ़ना होता है न्यूट्रिशन, ये टॉपिक पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, और लास्ट में हम उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस का क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि उसका क्या यूज है या उसका कोई डिजीज है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो आपकी एनसीईआरटी में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जो दे रखा है ना, वो पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। मैं उस पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को इन हेडिंग्स में आराम से तोड़ सकता हूं। तो आपको पढ़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि मैंने क्या करना है, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, इनकी डिटेल पढ़नी है। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, आपको मोनेरा को पढ़ाएंगे प्रॉपरली, प्रोटिस्टा को पढ़ाएंगे, फंजाई को पढ़ाएंगे, और क्या डिटेल पढ़ाएंगे, ये डिटेल स्टडी करेंगे। ये डिटेल है जो हम स्टडी करेंगे, क्लियर है, डिटेल स्टडी करेंगे इन चीजों की। ये चैप्टर 3 में पढ़ लिया आपने, ये चैप्टर 4 में पढ़ोगे। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो किसी भी किंगडम में नहीं है, वो लास्ट में इनके हम पढ़ेंगे, क्लियर है। इसीलिए हम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे, और जब हम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे तो उसमें मुझे क्या पढ़ाना है आपको ये क्लियर पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे। मोनेरा जो है मेरे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, हम लोग उसके बारे में अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्लियर है कि हमें क्या पढ़ना है, बताओ जल्दी से बेटा। एक कह रहा सर कैमरा थोड़ा पीछे कर लो, पीछे कहां कर रहे बेटा, क्लियर है। क्लियर, हाँ ठीक है, फास्ट बेटा आ रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक पे ही आ रहे हैं, चिंता मत करो। ठीक है, आपको समझ में आ गया बेटा। आपको सबसे पहले यह समझ में आना चाहिए कि इस चैप्टर में मुझे ये 3 किंगडम पढ़नी है, उसके अलावा मुझे ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने हैं, और मैं डिटेल क्या पढ़ूंगा, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, क्लियर है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बढ़िया, आ जाओ। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहली किंगडम है मोनेरा, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो हमने क्या पढ़ना है, मैं इस पेज को मेंटेन करूंगा जब तक पूरा मोनेरा पढ़ाऊंगा।
तो मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं क्लियर हो गया हूं। यहां पर मुझे मोनरा के हैबिटाट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जब मैं मोनरा के स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो स्ट्रक्चर में मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा उसका मतलब कि वो क्या करता है, किस फॉर्म में होता है, उसकी फॉर्म, शेप और साइज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फॉर्म, शेप और साइज के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा ये सेल की डिटेल पढ़ाई जाएगी। तो जो सेल की डिटेल होगी वो कौन से चैप्टर से पढ़ाऊंगा, याद करो, दैट इज चैप्टर 8। चैप्टर 8 में से हम प्रोकैरियोटिक सेल यही पढ़ेंगे। इसका मतलब हम प्रोकैरियोटिक सेल दोबारा से नहीं पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, उसको यहीं कर रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोनेरा का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम दोनों तरह का पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। इस स्लाइड को मैं मेंटेन करूंगा जब तक मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगा। क्या हम सारी चीजें सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं, तभी आपको याद होगी, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक क्लियर है। उसके बाद हम मोनेरा का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं मोनेरा में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होती है, यस बिल्कुल होती है। कौन सी मेन होती है, एसेक्सुअल मेन होती है। तो हम यहां पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों की बात करेंगे, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर इंपॉर्टेंस की बात करता हूं तो मैं यहां पर कुछ डिजीज के नाम पढ़ूंगा। इंपॉर्टेंस में मैं क्या पढ़ूंगा, कुछ डिजीज के नाम पढ़ूंगा। अब यहां पर डिजीज के नाम यहां दे रखे हैं। उसके अलावा आपके पास क्लास 12th में एक चैप्टर है, क्लास 12th में हमारे पास एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वहां पर कुछ और डिटेल दे रखी है बैक्टीरिया के रिलेटेड, तो वो आप जब वहां पढ़ोगे तो वहां उसको पढ़ा दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंस वहां से मिल जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं बेटा बैक्टीरिया की। मोनेरा को हम बैक्टीरिया लिखते हैं, अभी देखो एक लाइन है एनसीईआरटी में, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन में हम दो पढ़ने वाले हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, ये फ्लो चार्ट है आपके टॉपिक का, और एक हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। तो ये इस तरीके से हम मूव करेंगे। यू बैक्टीरिया में मैं आपको साइनो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाऊंगा। साइनो बैक्टीरिया के साथ साथ आपको पढ़ाऊंगा माइकोप्लाज्मा के बारे में। बड़ा टॉपिक है बेटा मोनेरा, टाइम लगता है। माइकोप्लाज्मा के अलावा मैं एक और बैक्टीरिया बता दूंगा आपको, पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्टिनोमाइसिटीज, इनके बारे में और बता दूंगा, ठीक है। क्लियर है, ये आपका मोनेरा फिनिश करेगा। तो इस तरीके से जाएंगे। इस स्लाइड को मैं मेंटेन रखूंगा लास्ट तक और आपको प्रॉपरली दिखाता रहूंगा। देखो हमने ये कर लिया। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हैबिटाट से और स्ट्रक्चर वाले पार्ट से। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं मोनेरा के हैबिटाट से। इसको लिखना चाहो लिख लो, जो बच्चे लिखते हैं उसको लिख लो, समझ लो हम ये करने वाले हैं। इसे कहते हैं नोट्स बनाना। और क्या बनाओगे नोट्स में, है ना, चित्र बनाऊं? क्लियर? हाँ मोनेरा, एक बेटा एक चीज और फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, इसके बाहर मैं कुछ चीजें माइनस करता हूं कि जो नहीं पढ़नी होती, तो आपको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा जो मैं आपको कराऊंगा। श्रीनिवास रोता रहे बेटा, जिंदगी भर लिख रहा है इंट्रो, बस करो। क्यों, तेरे को पता ही नहीं क्या पढ़ना है? आ जाओ। देखो सबसे पहले अब देखो, जिन्होंने लिख लिया अच्छा है, जिन्होंने लिख लिया सुन लो ध्यान से। हम मोनेरा की बात कर रहे हैं। देखो इधर सबसे पहले एक लाइन जो एनसीईआरटी लिखती है, बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। सोल का मतलब होता है अकेला। मोनेरा का अकेला मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया मोनेरा ही लेते हैं हम लोग। एक्चुअल में क्या है, मोनेरा किंगडम है। ध्यान से सुनो, मोनेरा किंगडम है हमारे पास। मोनेरा क्या है? किंगडम है। उसमें एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया इज सोल मेंबर ऑफ मोनेरा का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया एक अकेला मेंबर है मोनेरा में। उसमें यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया दो, सॉरी, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों आते हैं। तो मोनेरा में हमारे पास यहां पे मैं लाइन लिख रहा हूं, बैक्टीरिया इंक्लूड आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का मतलब होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया
और यू बैक्टीरिया का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। तो ये प्रॉपर बेटा आपको नोट भी करना है, जो बच्चे साथ के साथ लिखते हैं। अब आ जाओ हैबिटाट की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि बैक्टीरिया कहां मिलता है, तो मेरी बात हमेशा याद रखना, जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, ध्यान सुनेंगे, जिनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है और जो बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, उनके मिलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह मिल सकते हैं। मोनेरा की न्यूट्रिशन पेज नंबर 19 पर लिखा हुआ है कि मोनेरा का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। कॉम्प्लेक्स उसका क्या होता है, बिहेवियर होता है या उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो उसकी खाने की बड़ी अलग अलग, कुछ भी खा सकता है, लाइट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। तो इसीलिए मोनेरा बहुत सारी जगह मिलता है। अब ये बहुत सारी जगह कौन सी है, देख लो ध्यान से। मोनेरा कहां कहां मिलता है मुझे, फाउंड इन बैक्टीरिया कहां कहां मिलता है, सॉइल में मिल जाता है, एयर में मिल जाता है, ठीक है, वाटर में मिल जाएगा, देख लो इधर बेटा, एयर में मिलेगा, वाटर में मिलेगा, है ना, एंड एवरीवेयर, जहां भी आप सोच सकते हो वहां पर मोनेरा मिल सकता है। तो ये हो गया। कुछ अनयूजुअल जगह भी है, सम अनयूजुअल। अब इस अनयूजुअल में मेरे पास डेजर्ट में भी मोनेरा मिल जाते हैं, मेरे पास डीप सी में भी मोनेरा मिल जाते हैं, मेरे पास जहां पर पानी गर्म मिलता है ना, जहां पे गर्म थर्मल वेंट क्या होता है, जहां पर गर्म पानी मिलता है वहां भी मोनेरा मिल जाते हैं। और गट में, गट समझ में आता है, गट का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म की इंटेस्टाइन, वहां भी मोनेरा मिल जाते हैं। आपको यह भी पता होगा बेटा, बाहर से जो मेटेरॉइड आता है ना, वहां भी मोनेरा। तो अगर मैं आप सिंपल बोलूं, मोनेरा सब जगह मिल सकता है, हवा में, पानी में, खाने में, सब जगह बैक्टीरिया मिल सकता है, क्योंकि वो कहीं भी मिल सकते हैं। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, वो हार्श कंडीशन में मिलते हैं, तो वो भी कहीं भी मिल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, मोनेरा कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो मेन हैबिटाट ये है, दीज आर मेन हैबिटाट, कहीं भी मिल रहा है, पानी, एयर, ये सब। और ये वाले को हम क्या बोल रहे हैं, अनयूजुअल। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनयूजुअल, जो नॉर्मल से अलग है। क्लियर है ये चीज? तो हमने यहां पर आपको क्लियर किया, सबसे पहले मोनेरा मिलता कहां है, सब जगह मिलता है। अब हम उसके स्ट्रक्चर की डिस्कशन करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की डिस्कशन करने। मेरी बात सुनो ध्यान से, नोट में लिख रहा हूं, कुछ आर्की बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में मिलते हैं। आर्की बैक्टीरिया कौन से होते हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, फाउंड इन हार्श कंडीशन। हार्श का मतलब होता है मुश्किल, हार्श कंडीशन। अब मैं आपसे पूछूं, मुश्किल कंडीशन बैक्टीरिया के लिए कौन सी है, एनारोबिक हो गई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ये सब। क्लियर है? अब आ जाओ जरा, अब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं मोनेरा की, ध्यान दो बेटा। अब हम क्या बात करेंगे, मोनेरा के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसी को नोट करना है, कर लो जल्दी से। हां, ठीक है बेटा, मैंने ये बोला कि इवन कुछ बाहर से जो मेटेरॉइड वगैरह आते हैं ना, उनमें भी कई बार बैक्टीरिया, तो स्पेस में भी है बैक्टीरिया। अगर आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो वो बैक्टीरिया ही होगा स्पेस में। क्लियर है? ठीक है, चलिए फटाफट से करते हैं। चलो देखो, अब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के साइज, शेप की। यहां पर थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो आपके काम की है। हम मोनेरा के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुने बेटा, हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इधर देखो, जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में मुझे दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है मुझे साइज, शेप, और दूसरा मुझे सेल की डिटेल पढ़नी है। सेल की डिटेल पढ़नी है। सबसे पहले मैं साइज की बात करता हूं। साइज की बात करने से पहले आपके सिलेबस में जो यूनिट है वो सुन लो ध्यान से। जो हम यूनिट यूज करते हैं, हम सबसे पहले यूनिट यूज करते हैं मिलीमीटर। मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर साइज को लेकर। एक यूज करते हैं म्यू मीटर, इसे माइक्रोमीटर कहते हैं। ये माइक्रोस्कोप से दिखता है और ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। कुछ बच्चों को इनमें भी कंफ्यूजन रहती है। नैनोमीटर इज इक्वल टू, ये नैनोमीटर यूज करते हैं हम लोग साइज को लेके। नैनोमीटर की कुछ ऑर्गेनल्स होती है राइबोसोम जैसी, तो वो होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और एक हम यूज करते हैं एंगस्ट्रॉन। ये जो होती है एंगस्ट्रॉन, जो होती है वो होती है 10⁻10 मीटर। तो मैं जो यूनिट यूज करूंगा उसका ध्यान रखना, क्योंकि मुझे साइज इनमें से किसी में लिखना है।
तो बैक्टीरिया का साइज जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो 2 से लेकर 5, कहीं पे 3 से 5 म्यू मीटर दे रखा है, ये साइज दे रखा है। साइज का मतलब ये मैं बात कर रहा हूं ऐसे, दिस इज साइज। लेंथ मान लो अगर ऐसा है, गोल होगा तो फिर सिंपल जो उसका हम साइज ले रहे हैं डायमीटर टाइप का, तो मान लो देखो अगर बैक्टीरिया ऐसे वाला है तो ये साइज हो गया, गोल होगा तो आपको डायमीटर लेना पड़ेगा। तो साइज जो दे रखा है वो 2 से 5 म्यू मीटर है। आपकी एनसीईआरटी में कहीं पर साइज 1 से 2 म्यू मीटर भी लिखा हुआ है, डायग्राम में अलग है और राइटअप में अलग है, पर एक नॉर्मल वैल्यू हम लेते हैं 2 से 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर आपको आइडिया होना चाहिए 10 की पावर -6 मीटर है, ठीक है। अब आ जाओ शेप की बात करते हैं, ध्यान से सुनो बेटा, शेप की बात करते हैं। शेप देखना, हमारे पास शेप क्या होती है, एक तो ये वाली हो गई जिसे हम स्फेरिकल कहते हैं, स्फेरिकल को कोकस कहते हैं, ऐसा, दिस इज कोकस, ठीक है, दिस इज कोकस, है ना, कोकस। कई बार 2 कोकस साथ में होते हैं, इसको डिप्लोकोकस कहते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहली क्या हो गई, शेप। एनसीईआरटी लिखती है कि ऑन द बेसिस, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम लोग 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सुन लो ध्यान से, हम क्या करते हैं, 4 कैटेगरी बनाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप मेरे पास 4 ग्रुप होते हैं, इसके 4 ग्रुप होंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, स्फेरिकल, जिसे कोकस कहते हैं, गोल होता है, ठीक है बेटा, कोकस, ये सिंगल, ये कोकस हो गया। 2 कोकस है, डिप्लोकोकस। ऐसे ही मेरे पास चेन हो सकती है, चेन, कोकस की चेन होती है, ये आपने नाम सुना हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस सुना है कि नहीं, कहां सुना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, क्लियर है। उसके अलावा मेरे पास बेटा और भी होते हैं, बंच ऑफ कोकस, बंच मतलब गुच्छा, ऐसे कोकस का ग्रुप जिसे स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में तो बेटा इसमें सिर्फ कोकस लिखा हुआ है, जिसे आप स्फेरिकल कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो, स्फेरिकल कहते हो। यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि कोकाई जो है, कोकाई प्लूरल है, प्लूरल, कोकस सिंगुलर होगा, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या है, बैसिलस, बैसिलस इज रॉड शेप, बैसिलस कैसी शेप है, रॉड। ध्यान से सुनना बेटा, बैसिलस हमारे पास ऐसी शेप होती है, इसे हम कौन सी शेप कहते हैं, रॉड शेप कहते हैं। आप इसमें भी बना सकते हो, देखो अगर मैं आपसे कहता हूं स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, तो स्ट्रेप्टो बैसिलस का क्या मतलब होगा, चेन। डिप्लो बैसिलस का क्या मतलब होगा, 2 रॉड, समझ में आ रहा है। तो बैसिलस का मतलब होता है मेरे पास रॉड शेप, बैसिलाई मेरे पास प्लूरल होगा, है ना, बैसिलाई क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, थर्ड शेप हमारे पास है विब्रियो, विब्रियो, है ना, ऐसी शेप है, विब्रियो होती है कॉमा शेप, ऐसी कॉमा शेप होती है, इसको कहते हैं विब्रियो। अब एक बच्चा कहेगा सर क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी बता रहा हूं कैसा सवाल आएगा, देखते हैं। और एक होती है स्पीरिलियम, स्पीरिलियम, है ना, स्पीरिलियम। देखो स्पीरिलियम में क्या होता है, ऐसा, इस तरीके से, इसमें दोनों तरफ होता है। आपके सिलेबस में विब्रियो का एग्जाम्पल क्या है, याद है किसी को, विब्रियो कॉलेराई, कॉलेरा करता है, ये आपके सिलेबस में है बेटा, ठीक है। ये स्पीरिलियम है, ऐसा, इस तरीके से। अब यहां से इतने पढ़े हुए में से क्या क्वेश्चन आएगा, सुन लो, क्वेश्चन सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन शेप, इनमें से सबसे कॉमन शेप बैक्टीरिया की कौन सी है, बताओ जरा, देखते हैं किसको पता है द मोस्ट कॉमन शेप। हां जल्दी बताओ, द मोस्ट कॉमन शेप, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फास्ट। मोस्ट कॉमन शेप इनमें से कौन सी है कोकस, नहीं, मोस्ट कॉमन शेप कोकस नहीं है, इज बैसिलस। सबसे कॉमन शेप हमारे पास क्या चलेगी, बैसिलस, ध्यान रखना।
ठीक है ना, कोकस नहीं है बेटा। मोस्ट कॉमन शेप इनमें से बेसिलस होती है, इसलिए जब हम बैक्टीरिया का डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम बेसिलस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉमन शेप मेरे पास कौन सी होगी? बेसिलस हो गई। तो हमने क्या करना है, मोनरा में सबसे पहले हैबिटाट पढ़ना है, फिर हमने क्या पढ़ना है, शेप पढ़नी है। आपको ये चीज में कोई क्लियरिटी ना हो तो बताओ, ठीक है। रॉड शेप इज मोस्ट कॉमन शेप, ठीक है, क्लियर है, सही है। ई कोलाई बेसिलस शेप का होता है, क्लियर। तो बेटा आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है। एक और बता देता हूं, ये जो शेप है मेरे पास कौन सी, कोकस वाली, इस पे कभी फ्लैजिला नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि एक नॉन मोटाइल बैक्टीरिया बताओ, तो आप स्ट्रेप्टोकोकस मार्क कर सकते हो अगर उसमें आ रखा है। आपने स्ट्रेप्टोकोकस कहां पढ़ा? निमोनिया वाले में। आपने एक जगह है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें एक साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे लैब में, याद करो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकाई लिखा हुआ है, स्टेफाइलो। स्टेफाइलो समझ में आता है? ये वाला है ना, ये वाला, ये है। क्लियर हो गई बात? ठीक है बेटा, क्वेश्चंस पता होने चाहिए क्या आएंगे हमें, इस तरीके की चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आ जाओ भाई, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में अब मुझे पढ़ना है सेल की डिटेल। अब मुझे स्ट्रक्चर में क्या पढ़नी है? सेल की डिटेल। सेल की डिटेल पढ़ने के लिए मैं क्या करूंगा? स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूं। मैं क्या करने जा रहा हूं? सेल की डिटेल में मैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का ड्रॉ करने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, मैं एक एक चीज प्रॉपरली ड्रॉ करूंगा, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे उसे। देखो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा बैक्टीरिया ड्रॉ करना चाहिए, अगर मुझे ड्रॉ भी करना है तो कौन सा करना चाहिए? सबसे कॉमन शेप वाला। तो मैंने मान लो एक बैसिलस बैक्टीरिया ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखना, ये एक बैसिलस बैक्टीरिया है जिसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ठीक, ध्यान से देखते चलना, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। उसके बाहर सेल वॉल है, ये बना दी हमने, ठीक है। देखो ध्यान से देखते तो चलो बेटा, हमने क्या करी, इसके बाहर क्या एक लेयर और बना दी जिसको हमने सेल वॉल बोला। अब देखते चलो हम कैसे बना रहे हैं। हम बेसिलस बनाएंगे सबसे पहले। बेसिलस की 3 लेयर बना दी मैंने पहले तो। अब ये 3 लेयर कौन सी हैं आपको पता चलेगा अभी। ध्यान से देखो बेटा, 3 लेयर बना दी मैंने। तो सबसे पहले मैं इन लेयर्स के नाम बता रहा हूं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो आपको लेयर वाइज मूव करना है बाहर से अंदर। दूसरे नंबर पर मेरे पास सेल वॉल होती है। तो सबसे पहला सवाल, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है क्या? यस होती है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, हमने ड्रॉ करी है। तीसरी लेयर का नाम है मेरे पास सेल मेम्ब्रेन। तीसरी लेयर का नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये मैंने क्या बना दी? सेल मेम्ब्रेन बना दी। मैंने आपको कहा ये टॉपिक में कहां से पढ़ा रहा हूं? चैप्टर 8 का प्रोकैरियोटिक सेल बना रहा हूं, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर एक सिंगल नाम देते हैं सेल एनवलप। क्या नाम देते हैं? सेल एनवलप का नाम देते हैं। अब जरा आगे देखना स्टार्ट करो। अब मैं यहां से अंदर जाऊंगा, पर उससे पहले मेरे पास, ध्यान से देखेंगे बेटा, उससे पहले मेरे पास एक स्ट्रक्चर यहां होता है। देखो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर यहां होता है, ऐसा, ठीक है। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लियर है। अब समझना ध्यान से, एक मेरे पास ऐसा हेयर जैसा स्ट्रक्चर है ऐसे, और एक थोड़े से, ध्यान दें बेटा, एक थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर है इस तरीके से, थोड़े बड़े स्ट्रक्चर है। ये ज्यादा है, ये वाले ज्यादा है ऐसे, ठीक है। अब देखो मैं इनके नाम लिखने स्टार्ट कर रहा हूं। इसको कह रहे हैं फिम्ब्रियाई, सरफेस पर है ये, है ना, फिम्ब्रियाई बोल रहे हैं। इसको कह रहे हैं हम लोग पिलाई, उल्टा लिख दिया। देखो ये हमारे पास पिलाई है,
दिस इज फिम्ब्रियाई, और ये मेरे पास फ्लैजिला है। इन तीनों को मिलाकर भी एक कॉमन नाम देते हैं। अगर किसी को पता है तो मुझे जरूर बताना। तो मैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या डिटेल आपको चाहिए वो देख लो ध्यान से। मैंने अभी तक 6 चीजें बनाई हैं अभी तक, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया है? सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया है क्या? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। फिर मैंने क्या ड्रॉ किया है? पिलाई, फ्लैजिला लिख देते हैं 4th। फिर मैंने क्या ड्रॉ किया है? फिम्ब्रियाई, और मैंने फिर क्या ड्रॉ किया? पिलाई। इन तीनों को मिला के क्या नाम देते हैं? ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया सरफेस स्ट्रक्चर, बहुत ही बढ़िया। इन तीनों को मिला के सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा, सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर तीनों को मिला के। अब आ जाओ जरा। अब हमारे पास क्या होता है बेटा, ध्यान से समझेंगे। हमारे पास क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर इनफोल्डिंग करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर इनफोल्डिंग करती है, अलग अलग शेप बनाती है। इनफोल्डिंग का मतलब है ऐसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होती है, इसे इनफोल्डिंग कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स का नाम है मीजोजोम। तो ये मैंने 7th स्ट्रक्चर बनाया है, इसका नाम क्या है? मीजोजोम। मीजोजोम क्या है बेटा? ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो रखी है, इसे मैंने मीजोजोम कह दिया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? ये मेरे पास 7th स्ट्रक्चर हो गया। कुछ बैक्टीरिया में, सब में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा फोल्ड करती है, ज्यादा फोल्ड करती है, और फोल्ड करके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है जिस पर वो लगा रहता है, पिगमेंट लगे रहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बनाया जिस पे पिगमेंट लगे रहते हैं, ये सारे बैक्टीरिया में नहीं मिलता, ये पिगमेंट लगे हुए बेटा इसमें। इन स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। कौन से बैक्टीरिया में मिलता है? साइनोबैक्टीरिया में। ठीक है, और ये कौन से नंबर पर आ गया? ये आ गया मेरे पास 8th नंबर पे। क्लियर है? क्रोमेटोफोर का मतलब होता है कलर बियरिंग स्ट्रक्चर। मैं इसकी सबकी डिटेल पढ़ाऊंगा एक एक करके। तो ये मैंने 8वें नंबर पर ये लिख दिया। अब आओ जरा अंदर जा रहे हैं, देखो हम बाहर से अंदर जा रहे हैं। बाहर हमने पढ़ा ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर हमने पढ़ा फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई का नाम, फिर हमने पढ़ा मीजोजोम, और ये मैंने क्रोमेटोफोर पढ़ा। इस क्रोमेटोफोर पर ये पिगमेंट लगे हुए हैं, दिस इज पिगमेंट। क्लियर है? क्या मीजोजोम से अलग है? बिल्कुल अलग है। मीजोजोम बहुत सारे सेल्स में मिलता है, क्रोमेटोफोर सिर्फ बैक्टीरिया में मिलता है, वो भी सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में। मीजोजोम रेस्पिरेशन में मदद करता है और ये क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। क्लियर है? आगे आ जाओ। इसके बाद मेरे पास यहां पर ध्यान देंगे, मेरे पास यहां पर एक डीएनए प्रेजेंट है, ऐसे एक प्रॉपरली डीएनए प्रेजेंट है यहां पे। इस डीएनए का नाम, जो ये डीएनए प्रेजेंट है हमारे पास ये वाला, इस डीएनए का नाम हम लोग लिख रहे हैं न्यूक्लियोइड। तो 9th में मैं क्या पढ़ूंगा? न्यूक्लियोइड पढ़ूंगा। न्यूक्लियोइड समझ में आ रहा है? न्यूक्लियोइड। उसके अलावा सर्कुलर शेप का और भी डीएनए होता है, ऐसा गोल गोल सा डीएनए है। ये भी डीएनए है और ये भी डीएनए है, दो अलग अलग तरह के डीएनए होते हैं। इस वाले डीएनए को मैं क्या लिखूंगा? प्लाज्मिड। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं, प्लाज्मिड। और देखो ध्यान से, 10th स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, 10th हो गए। अब देखो उसके बाद मेरे पास एक ऑर्गेनल होती है जो बैक्टीरिया के अंदर भी होती है और यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में भी होती है। उस ऑर्गेनल का नाम है बेटा मेरे पास राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम, है ना। तो हम 11th नंबर पे क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम के बारे में। और जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो किसके बारे में पढ़ेंगे?
12th नंबर पे जाकर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखो बेटा। 12th नंबर पर हम पढ़ेंगे कुछ स्टोरेज स्ट्रक्चर है, स्टोरेज के लिए प्रेजेंट होता है, उन्हें इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। तो ये अगर मैं आपसे बोलूं ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। क्या क्लियर है, बताओ जल्दी से। ठीक है, हाँ क्लियर है बेटा। क्लियर, हाँ सही है, बिल्कुल बढ़िया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या कैसे मूव कर रहा है। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, और फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई पिलाई, मीजोजोम, न्यूक्लियोइड, ये सारे। पहला सवाल ये, सबसे पहला सवाल जब आप स्टूडेंट हो तो आपके मन में आना चाहिए, क्या सर ये यहां खत्म हो गया? नहीं, डिटेल पढ़ाऊंगा। दूसरा सवाल आपके मन में आना चाहिए, क्या सर हमें ये सारे सेल में सब होते हैं? नहीं, आपको बताया जाएगा किसमें कौन सा होता है, पर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सारे सेल में होते हैं। सुन लो ध्यान से, सारे बैक्टीरिया में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब बैक्टीरिया में होगा, ये वाला। उसके अलावा न्यूक्लियोइड सब में होगा, राइबोसोम सब में होंगी, इंक्लूजन बॉडी भी सब में हो सकती है, पर श्योर नहीं है हम लोग की सब में, कई बार होती है कई। जैसे मैं आपको बताता हूं, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं होती। पहला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ेंगे। ग्राम पॉजिटिव में होते हैं मीजोजोम, नेगेटिव में अच्छे से डेवलप नहीं होते। साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर होता है और कहीं नहीं मिलता। तो कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो सभी बैक्टीरिया में मिलेंगे? पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोइड, और तीसरा मेरे पास राइबोसोम। ये तीन स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट में सब में मिलेंगे, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो चाहे यू बैक्टीरिया हो। ये है क्वेश्चन आपका नीट का। क्लियर है, समझ में आ गई बात? बताओ जल्दी बेटा। हाँ सर आ गई समझ में, बढ़िया। देखो तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, यहां पर हम देख सकते हैं सब में मिल रहा है, ठीक है। तो मैं अगर आपको सबसे पहले देखो नोटों की बारिश हो रही है। नोट देखो, क्वेश्चन के जो भी मैं लिखता हूं नोट, वो क्वेश्चन आएगा। देखो क्या आएगा, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। कौन से स्ट्रक्चर सारे बैक्टीरिया में, इसे कहते हैं कि आपको ये कंटेंट पता होना चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर है जो सारे बैक्टीरिया में है? पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा राइबोसोम, तीसरा न्यूक्लियोइड। ये वो तीन स्ट्रक्चर हैं जो सभी बैक्टीरिया में होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। पहला नोट तो ये हो गया आपके लिए, ठीक है। दूसरा सुन लो ध्यान से, दूसरा क्वेश्चन ये आता है, देखो मेरी बात सुनो। राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट्स में 80S टाइप के होते हैं, 80S। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि एक स्ट्रक्चर का नाम बताओ जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सिमिलर है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन, वो दोनों में सिमिलर आती है। क्लियर है? तो अभी के लिए याद करो ये चीजें। अब जैसे मैं आपको कुछ चीजें लिख रहा हूं यहां पर नोट में ही, हमारे पास नोट में ही लिख रहे हैं, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, एक नोट ये आ गया, ठीक है। और एक पॉइंट देखो, क्रोमेटोफोर सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, प्रेजेंट इन ओनली साइनोबैक्टीरिया। सिर्फ किस में होंगे? साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हो। एक नोट ये आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक नोट ये आ गया। और क्या आ सकता है? और सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाते रहो। क्रोमेटोफोर सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में होते हैं। बेटा ये क्वेश्चंस है, मैं आपको रियल बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। राइबोसोम नहीं मार्क कर सकते, राइबोसोम प्रोकैरियोट का 70S होता है और यूकैरियोट का 80S। उसमें सेल मेम्ब्रेन था आंसर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दोनों की लिपिड बाइलेयर है। आ जाओ, क्रोमेटोफोर की बात कर ली हमने। और नोट देखो भाई, और नोट देखो, एक नोट और ले लेते हैं यहां पर। वो ये है बेटा कि मीजोजोम प्रेजेंट इन
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है। अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पढ़ाऊंगा आपको, भी नहीं पढ़ाया, खाली नोट में नाम लिखवाया इसका। क्लियर है? तो इतने नोट आपके काम के हैं। चलो भाई, सही है। जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है रेलेवेंट होगा आपको, उसमें से क्वेश्चन आएगा। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, क्वेश्चन आना चाहिए। क्लियर है बेटा? पिलाई बेटा अब भी पढ़ाएंगे पिलाई के बारे में, ठीक है? पिलाई के बारे में पढ़ाएंगे, सारी डिटेल पढ़ाने जा रहा हूं बच्चे, खत्म नहीं हो गया ये, मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, आप समझो इस बात को। मैं इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, एक एक के बारे में। अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले किसके लिए स्टार्ट करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं? स्टार्ट करो ग्लाइकोकैलिक्स के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज बेटा, जब भी आप कोई लेयर या कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हो उसको केमिकली जानो क्या होता है, केमिकली जानना पड़ता है। क्लियर है बेटा? हां, अब बहुत ध्यान से सुना, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, मेरी बात सुनो ध्यान से। बैक्टीरिया के अंदर काफी सारी चीजें स्टोर की जाती है विदाउट मेम्ब्रेन, ठीक है? तो उन्हें इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। इंक्लूजन बॉडी में मेम्ब्रेन नहीं होती, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी, सब डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा हूं, ये डायग्राम हम कॉमन रखेंगे समझने के लिए और हम मूव करते रहेंगे। आ जाओ, सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे हैं बेटा। हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स की। समझना ध्यान से, देखो ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे हैं। ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना हुआ है? देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं चीजों के। कोई चीज लिपिड हो सकती है, कोई चीज प्रोटीन हो सकती है, कोई चीज कार्बोहाइड्रेट हो सकती है केमिकली, या कोई चीज न्यूक्लिक एसिड हो सकती है। यही चार ऑप्शन हमारे पास होते हैं। क्लियर है? यही चार ऑप्शन होते हैं। कोई चीज क्या क्या हो सकती है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। इन चारों में से कुछ भी हो सकती है हमारे पास। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। तो मैं अगर आपसे पूछूं ग्लाइकोकैलिक्स इनमें से क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स एक कार्बोहाइड्रेट की लेयर है। और कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है बेटा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर का पॉलीमर। और उसमें भी देखो, यार देखेंगे सारे, देखो शुगर को कहते हैं सैकेराइड। ये वर्ड याद रहेगा? जी सर रह सकता है। इसके पॉलीमर को कहते हैं पॉलीसैकेराइड। अभी आपने बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा तो बेसिक से बता रहे हैं। अब मेरे पास क्या है? मॉडिफाइड शुगर कर देते हैं। मॉडिफाइड शुगर का मतलब होता है कि मैंने क्या किया है, शुगर में कुछ केमिकल जोड़ दिया है। मॉडिफाइड शुगर का भी पॉलीमर बना सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? इट इज कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है। और क्या है बेटा? पॉलीमर ऑफ एक तरीके का म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मतलब मॉडिफाइड शुगर का पॉलीमर है। रिपीट करेंगे, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो उसमें हमारे दिमाग में आता है कि चीज ये किस केमिकल की बनी है। नॉर्मली आपके सिलेबस में 4 केमिकल के अराउंड बात होती है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे पास किसका बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट में हम शुगर को सैकेराइड कहते हैं, उसके पॉलीमर को पॉलीसैकेराइड। ये क्या है? मॉडिफाइड शुगर का पॉलीमर है। मॉडिफाइड शुगर का मतलब देखो भाई, दिस इज शुगर, इस पे मान लो मैंने अमीनो ग्रुप जोड़ दिया, दैट इज मॉडिफाइड शुगर। तो मॉडिफाइड शुगर का ये पॉलीमर है, इसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज अ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये आपके सिलेबस में कहां लिखा हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है कहां पर? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में म्यूकस कोट लिखा हुआ है। क्लियर है? आ जाओ आगे आ जाओ। अब ये 2 टाइप की होती है। ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑफ 2 टाइप। 2 टाइप की होती है, ध्यान से देखेंगे बेटा। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह की होती है, ध्यान से देखेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स इज ऑफ 2 टाइप, 2 प्रकार की है। एक हमारे पास स्लाइम लेयर, एक हमारे पास है स्लाइम लेयर, दूसरी हमारे पास है कैप्सूल। एक स्लाइम लेयर है, दूसरी हमारे पास क्या है? कैप्सूल। सुनो ध्यान से, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है
कि आपके सिलेबस में जो हमने ये बनाई, ध्यान से देखें बेटा, आपके सिलेबस में ये सेल वॉल है बैक्टीरिया की, ठीक है, ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर, ऐसे एक और बैक्टीरिया है, ध्यान दो, ये रहा, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है वो दो तरीके की है, दो तरीके की है ग्लाइकोकैलिक्स। एक है मेरे पास लूज, लूज का मतलब होता है ऐसे, बहुत अच्छे से नहीं लगी हुई है ऐसे, है ना, ये ऐसे। और एक मेरे पास थिक लेयर है ऐसी, मोटी थिक लेयर है हार्ड सी। दोनों में फर्क है देखो, इस वाली को, दोनों ग्लाइकोकैलिक्स है, वाई दोनों ग्लाइकोकैलिक्स है, केमिकल सेम है, तो इसे मैंने कैप्सूल बोला। जो थिक है, थिक मतलब मोटी है और टफ है, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप की हो सकती है। और ये स्लाइम लेयर जो है ये लूज है और चिपचिपी सी है, स्लाइमी है। तो हमने क्या बोला, सुनो ध्यान से, ग्लाइकोकैलिक्स केमिकल का नाम है, केमिकल रिलेट बात करते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी है। ये दो तरह की है, एक चिपचिपी सी पतली सी लेयर होगी, चिपचिपी सी थोड़ी, वो लूज और स्लाइमी होगी, उसे कहते हैं स्लाइम लेयर। एक मोटी लेयर होती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। अब देखो इसका फर्क क्या होता है। स्लाइम लेयर, एक साल क्वेश्चन आया था, अटैचमेंट में मदद करती है, ये नीट का क्वेश्चन है। अगर मैं आपको स्टार बनाऊंगा, चांद तारे बना दूंगा इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन ये है कि स्लाइम लेयर क्या करती है बेटा, स्लाइम लेयर प्रिवेंट करती है डेसिकेशन। अब ये भारी शब्द हमने क्यों लिखा, पानी की कमी, वाटर लॉस से बचाती है। देखो अगर मैं आपको बताऊं, आपने कभी बेटा अभी कभी तालाब वगैरह में एल्गी वगैरह देखी होगी, वो चिपचिपी होती है। चिपचिपी क्यों होती है, ताकि वो सूखे नहीं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया के सरफेस पर एक स्लाइमी चिपचिपी सी लेयर है, ताकि वो सूखे नहीं, ड्राई ना हो, कुछ ऐसा हो सकता है। और दूसरा, इस चिपचिपी लेयर की मदद से वो अटैच करता है। क्या करता है, हेल्प इन अटैचमेंट। किसमें मदद करता है वो, अटैचमेंट में मदद करता है। क्लियर हो गई बात। अब यहां आ जाते हैं, कैप्सूल कैसी लेयर है, थिक है, मोटी लेयर है। आपको याद होगा, आपने दो स्ट्रेन पढ़ी थी कभी, अगर आपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स याद है, वहां पे आपने आर और एस स्ट्रेन पढ़ी थी बैक्टीरिया की, ये याद आया आपको। तो जो एस स्ट्रेन थी उसमें कैप्सूल था और वो डिजीज कर सकता था। कहां पढ़ा था भाई, सर हमने तो नहीं पढ़ा। बेटा जब आपने क्लास 12 कभी पढ़ी थी या नहीं भी पढ़ी तो याद कर लो, क्लास 12 में एक एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का, वहां पर एक बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन होती है, आर और एस। जो एस वाली होती है ना, उसके बाहर एक हार्ड लेयर होती है, हार्ड लेयर को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। उससे क्या फायदा होता है, वो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी देती है। तो कैप्सूल क्या देती है, गिव डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पैथोजेनेसिटी। तो आपको सबसे पहले मैंने कौन सी लेयर के बारे में बता दिया, पहली लेयर। आ जाओ भाई, इसके बारे में बता दिया, इसके बारे में हमने ज्ञान दिया आपको कि ये कौन सी लेयर है, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स। ये बैक्टीरिया में दो प्रकार की होती है, एक स्लाइम लेयर होती है लूज सी, और एक थिक मोटी होती है कैप्सूल। दो तरीके की हो सकती है। स्लाइम लेयर जो होगी अटैचमेंट के काम आ सकती है, और दूसरा पानी की कमी से बचाती है। नीट में क्वेश्चन आया था, पूछा था एक ऐसी लेयर का नाम बताओ जो अटैचमेंट में मदद करेगी, स्लाइम लेयर आंसर था। 2016, 17, 18, किसी 18, 19 ऐसे किसी साल का क्वेश्चन है, ईयर एग्जैक्टली याद नहीं, पर पिछले 5 साल का क्वेश्चन है ये। क्लियर है, सही है, हमें याद रहता है बेटा ऐसे तो ना। और ये देख लो, लूज हो सकती है, टफ हो सकती है, तो स्लाइम लेयर और कैप्सूल। कोई डाउट है पूछ लो। राहुल मिश्रा, फिम्ब्रेक खाएगा बेटा? हाँ, फिम्ब्रेक कब पढ़ाया? अभी अभी पढ़ाने देना पूरा। हक नलायक, तुम क्लास में होते तो तुमसे ऐसे सवाल पूछते जो चैप्टर पढ़ा दिए, फिर तुम बोलते नहीं हमसे, है ना। हाँ, आर और एस क्या है बेटा, अभी भूल जाओ, नहीं पता। अगर जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा छोड़ दो, कराएंगे ना, जो कराए नहीं उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स क्या है केमिकली, ये बताओ, ये क्वेश्चन आ सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स इज अ केमिकली लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, क्या है बताओ,
कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी मॉडिफाइड शुगर का बना हुआ, इसलिए म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, फिम्ब्रे लिख रहा है, बताओ किसने कहा फिम्ब्रे लिखने के लिए? आया मैं वहां पर सबसे लाइन वाइज चल रहे ना। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा हमने? ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा हम कहां पढ़ेंगे? सेल वॉल पढ़ेंगे। आ जाओ सेल वॉल की कहानी देखते हैं, सेल वॉल के बारे में देखते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर आपका ये कैमरा बहुत पास है। नहीं बेटा, मैं आगे खड़ा हूं ताकि तुम्हारी नजरों के एकदम सामने रहूं, ताकि तुम्हें लगे कि हां नजर के सामने है ना। आ जाओ, कुछ के गाना बज रहा होगा, टाप लगेगा उसे। जो गाने बजते हैं ना तुम्हारे उसमें दिमाग में, सब बंद हो जाएंगे बेटा, नीट आने दो। इधर देखो भाई, हमारे पास एक और लेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। एक लेयर की और बात कर रहे हैं सेल वॉल की। ये आपके पास हल्की खांसी रहती है कई बार कोविड जाने के बाद भी, कोई बात नहीं। हाँ, कितना भी बढ़ा लो बाद में कहोगे सर आपने छुट्टी बहुत करी थी, है ना। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं। देखो भाई, ये सेल वॉल है। अब ये सेल वॉल है, सेल वॉल है, ध्यान से सुने, ठीक है। हाँ, बहुत सही, ठीक है। साथ के साथ याद करते चलो, जितना पढ़ा है साथ के साथ याद करते चलो, याद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भाई सबसे पहले सेल वॉल का क्या काम होता है, सुन लो ध्यान से। सेल वॉल का क्या काम होता है? सेल वॉल अगर देखने में आपको दिखाऊं तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप सही से देखो किसी सेल वॉल को, जूम कर लेते हैं इसको। जूम करने का मतलब होता है इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। तो जब आप किसी सेल वॉल को बड़ा करके देखोगे, थोड़ी सेल वॉल को इससे बड़ा करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल। ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा जालीदार स्ट्रक्चर होता है जिसमें से छोटी चीज तो चली जाती है। जैसे मान लो ये छोटी चीज तो आर पार जा सकती है, लेकिन कोई बड़ी चीज जैसे कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया कैसे जाएगा? मान लो वायरस है ना, ये वायरस है, ये इसको रोक सकता है ना, बिल्कुल रोक सकता है, या किसी हार्मफुल चीज को रोक सकता है। छोटी चीज का क्या मतलब हुआ? ग्लूकोज। इस ऐसी चीजों को जाने दे सकता है, गैस को जाने दे सकता है। सेल वॉल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो सेल वॉल क्या होता है? सबसे पहले समझो, सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड का मतलब होता है जो अपनी शेप चेंज नहीं करता। पहला पॉइंट समझो ध्यान से। नॉर्मली सेल वॉल का काम क्या होता है? जब किसी सेल के अंदर पानी भरता है, वो पानी बाहर की तरफ दबाव लगाता है, फोर्स लगाता है, और ये सेल वॉल बचाती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना टूटे। तो सेल वॉल एक जालीदार स्ट्रक्चर होता है जो रिजिड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं रोल क्या है सेल वॉल का, तो रोल क्या होता है? सेल वॉल मेरे पास रिजिड है। अगर कोई चीज रिजिड होती है तो वो क्या देती है? शेप देती है। क्या देगी? शेप देगी। दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन देगी कि बाहर से कोई चीज एंटर ना करे, प्रोटेक्शन देगी बाहर से, मतलब हार्मफुल चीज कोई एंटर ना कर जाए। तीसरा क्या है मेरे पास? वो उसको फटने से बचाएगी। जैसे अगर पानी अंदर जाएगा तो बाहर दबाव लगेगा इस पे, तो प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग, उसको फटने से बचाती है, सेल को बर्स्टिंग से बचाती है। तो सेल वॉल बेटा एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उसकी हमने जानना है। अब मुझे यह जानना है कि सेल वॉल कहां कहां होती है। सुनना ध्यान से, आपने 5 किंगडम पढ़ी है। 5 किंगडम में सेल वॉल कहां कहां होती है? एक बैक्टीरिया में होती है, एक फंजाई में होती है, एक प्लांट में होती है, और एक सम प्रोटिस्ट में होती है। तो अगर मैं यहां पर नोट में लिख दूं सेल वॉल किसमें होती है, देख लो। सेल वॉल होती है प्लांट में, तो प्लांट की मेनली किसकी बनी है? सेलुलोज की, ठीक है। फंजाई की किसकी बनी है? काइटिन की। और कुछ प्रोटिस्ट में होती है, वो हम पढ़ेंगे कौन से प्रोटिस्टा है। इसके अलावा सेल वॉल मेरे पास बैक्टीरिया में भी होती है। किसमें होती है? बैक्टीरिया में। पर बैक्टीरिया में ना वो सेलुलोज की है, ना काइटिन की है, पर किसी और चीज की है। पर यहां पर बच्चे अब गलती करते हैं, सुनो देखो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। क्लियर है बेटा? हाँ, बैक्टीरिया के अंदर छोटा वायरस अगर सेल वॉल क्रॉस कर गया तो एंटर कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है बेटा।
मैं इसलिए रुक गया वायरस बोलने से, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया को अटैक कर लेता है। आप एक चीज समझो ना, मान लो हम एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मारते हैं, एंटीबायोटिक केमिकल होता है, तो सेल वॉल क्रॉस कर जाता होगा ना, क्योंकि वो सेल के अंदर जाके मार रहा है बैक्टीरिया को। तो कुछ चीजें एंटर कर जाती हैं, कुछ नहीं भी करती है, ये चीज समझना है हमें। तो देखो जरा, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। अब यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, ध्यान से सुने बेटा, आपको यहां पर समझ में आना चाहिए कि सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट है, और ये कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड की चेन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल वॉल मेनली किसकी बनी होती है? सबकी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक बड़ा ग्रुप होता है, उसमें ये सब आ जाते हैं, सेलुलोज, काइटिन, ठीक है, लेकिन केमिकली अलग अलग है। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा कि सेल वॉल सबकी किसकी बनी है? कार्बोहाइड्रेट की, पर प्लांट की किसकी है? सेलुलोज की। फंजाई की किसकी है? काइटिन की। अलग अलग कार्बोहाइड्रेट है। और बैक्टीरिया की किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, नोट, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। अब इस पेप्टाइडोग्लाइकन शब्द को समझेंगे, इस पे थोड़ी सी नजर मारेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। जल्दी से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्लियर है? हां, सही है। तो आपसे अगर पूछा जाए सभी प्रकार के प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनती है, ट्रू। सभी तरह के और ऑर्गेनिज्म में जिनमें सेल वॉल बनती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है, ट्रू। आपको समझ में आ रहा है? ट्रू, कार्बोहाइड्रेट होती है, लेकिन अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सही है? हां, अब आओ जरा पेप्टाइडोग्लाइकेन के बारे में कुछ थोड़ा सा जानते हैं, है ना? तो आपको यहां पर समझ में आ गया सेल वॉल के बारे में कुछ बेसिक बातें। कोई लिख रहा है भाई? यहां से मुझे कितना पता होना चाहिए? सेल वॉल का काम शेप बनाना, रिजिड रखना, और क्या करना बेटा? चीजों की एंट्री रोकना और सेल को फटने नहीं देना। सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। उसके बारे में मुझे जानना है, ठीक है? तो मैंने यहां पर क्या लिखा? मैंने यहां पर लिखा बैक्टीरिया की सेल वॉल। जल्दी देखेंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसका बना है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। किसका बना है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना है। पेप्टाइडोग्लाइकन, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसको हम म्यूरिन बोल रहे हैं। म्यूरिन, क्या बोल रहे हैं? म्यूरिन। एक और नाम रखते हैं उसका, म्यूकोपेप्टाइड। अब सुनो ध्यान से, मैं क्या बताने जा रहा हूं। इस पेप्टाइडोग्लाइकेन में दो वर्ड हैं, एक है पेप्टाइड और दूसरा ग्लाइकन। पेप्टाइड शब्द का मतलब प्रोटीन नहीं है, चेन ऑफ अमीनो एसिड है। चेन ऑफ अमीनो एसिड छोटी चेन है बेटा, बड़ी चेन नहीं है। छोटी चेन होती तो हम पॉलीपेप्टाइड बोलते। चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है, दैट इज पेप्टाइड। ग्लाइकन शब्द का मतलब है, ध्यान देंगे, ग्लाइकन शब्द का मतलब है, जरा देखो, देखो भाई, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, एक सिंगल को ग्लूकोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, उसके लिए शब्द लिखते हैं ग्लूकन। ग्लूकोज के पॉलीमर को, पॉलीमर मतलब समझ में आता है चेन, उसको ग्लूकोज कहते हैं। मेनोज, मेनोज भी एक शुगर होती है, ये पढ़ाया आपने केमिस्ट्री में, मास्टर ने पढ़ाया आपको। तो पॉलीमर ऑफ मेनोज मेनन कहते हैं, पॉलीमर ऑफ मेनोज मेनन कहते हैं। मेनोज के पॉलीमर को मेनन कहते हैं, मेनन, ठीक है? तो मेनोज के ग्लूकोज के पॉलीमर को ग्लूकन, मेनोज के पॉलीमर को मेनन। आपको समझ में आ रहा है? मेनोज के पॉलीमर को क्या होगा? मेनन कहेंगे। ये देख रहे हो, मेनन। ऐसे ही मॉडिफाइड ग्लूकोज के पॉलीमर को या शुगर के पॉलीमर को हम ग्लाइकन कहते हैं। तो ग्लाइकन शब्द का मतलब है पॉलीमर ऑफ शुगर एक तरीके से। तो शुगर में कौन हो सकता है? मॉडिफाइड ग्लूकोज। तो आपको समझ में आना चाहिए, मैंने यहां ग्लूकन लिखा है, मैं ग्लाइकन भी लिख सकता हूं, लगभग एक जैसी बात है। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि किसी शुगर के पॉलीमर को उसी से अन लगा देते हैं, मैनन, ग्लाइकन, गैलेक्टन। अब कहेंगे सर ये बात कहां लिखी हुई है? अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो चैप्टर 8 में सेल वॉल वाला टॉपिक खोलो, उसमें एल्गी की सेल वॉल में गैलेक्टन और मैनन वर्ड लिखा हुआ है।
तो गैलेक्टोज के पॉलीमर को गैलेक्टन बोलेंगे, मैनोज के पॉलीमर को मैनन बोलेंगे। मैं बिना टॉपिक के बात नहीं बताता, अगर आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं नहीं बोलता नॉर्मली। तो देख लो भाई, तो पेप्टाइडोग्लाइकन में दो चीजें हैं, चेन ऑफ अमीनो एसिड है, पॉलीमर ऑफ शुगर है। इसीलिए एनसीईआरटी ने जो टेबल बना रखी है, जो एक टेबल बना रखी है एनसीईआरटी ने, उसमें उसने क्या लिखा है, उसमें उसने लिखा है कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड की बनी हुई है। ये कार्बोहाइड्रेट हुआ ना, कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड। ये कौन सी टेबल है बेटा? एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, पेज नंबर हमारे पास 17 पर, पेज 17 पर एक टेबल दे रखी है। देखो मैं दो चैप्टर में फ्लक्चुएट कर रहा हूं, चैप्टर 2 और चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में मैनन और गैलेक्टन वर्ड आपके लोग देखने के लिए बोला मैंने, सिर्फ मैंने आपको बोला पेज 17 पर टेबल दे रखी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड ये दे रखा है, आप देख रहे हो, ये चीज दे रखी है। क्लियर है? सही, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आपके पास एनसीईआरटी ने टेबल में कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड क्यों लिखा है? बिकॉज चेन ऑफ अमीनो एसिड इज पेप्टाइड, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज या शुगर इज ग्लाइकन। इसी के दूसरे नाम म्यूरिन है और म्यूकोपेप्टाइड है। क्या यहां पर समझ में आ गई बात? हां, क्या आपको यह बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। हां, टेबल 2.1 पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया ना। पॉलीसेक्राइड देखो ना, पॉलीमर, पॉलीमर, दिस इज पॉलीमर। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब यहां पर क्या लिख सकते हो? पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड, है ना बेटा? बहुत सही, बहुत ही सही, बहुत मजा आया। नॉन सेलुलोजिक मतलब कार्बोहाइड्रेट है पर सेलुलोज नहीं है। हमने कहा था ना, देखो अभी जस्ट यहां पे क्लियर किया आपको, मैंने कहा भाई प्लांट की सेलुलोज की बनी हुई है, तो बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये वाला ग्लाइकन सेलुलोज नहीं है, तो नॉन सेलुलोजिक हो गई। नॉन सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज नहीं है। हां, चलिए आगे की कहानी। अब हमारा मन कर रहा है आपको स्ट्रक्चर भी सिखाएं, इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको। एक्चुअल में किसका स्ट्रक्चर आना चाहिए भाई? इसका स्ट्रक्चर आना, सॉरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर आना चाहिए। देख लें एक बार, देख लें फटाफट से स्ट्रक्चर, 1 मिनट लगेगा। हाँ बेटा, स्ट्रक्चर देखेंगे, 1 मिनट लगेगा। बहुत मजा आया, आ जाओ। देखो जरा, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। बहुत सारे बच्चे अब तक बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, इस वजह से मुझे उम्मीद है उन्हें ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर आता होगा। अगर नहीं आता तो मैं एक आपके लिए ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। देखो भाई, हमने एक ग्लूकोज बनाया, ये इस प्रकार का एक रिंग फॉर्म का ग्लूकोज बनाया है, और जो मैं ग्लूकोज बनाता हूं वो कौन सा बनाता हूं? ये वाला। यहां CH2OH लिखता हूं, यहां H लिखता हूं, फिर मैं H को ऊपर ले जाता हूं, OH नीचे लिखता हूं, OH को ऊपर ले जाता हूं, H नीचे लिखता हूं, H को ऊपर ले जाता हूं, OH नीचे लिखता हूं। और मैं अगर ट्रेंड को फॉलो करते हुए OH को ऊपर और H को नीचे रखता हूं, तो इसे हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। लिखा कैसे आपको समझ में आना चाहिए। ये 6 कार्बन का ग्लूकोज लिखा है, मेरी बात सुनो ध्यान से। CH2OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो बेटा, मैंने ट्रेंड को फॉलो करते हुए OH ऊपर लिखा, H नीचे लिखा यहां वाले पे, तो इसे मैं कहता हूं बीटा डी ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज? बीटा डी ग्लूकोज। मुझे उम्मीद है कि आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में यह पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हां ठीक है, आ जाओ। बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, बीटा डी ग्लूकोज में, सुने ध्यान से भाई, बीटा डी ग्लूकोज में सबसे पहले एट C2 दूसरा कार्बन पर NH2 ऐड कर दो। NH2 ऐड करते ही क्या इस शुगर का नाम, बाकी सब सेम रखो, क्या इस शुगर का नाम बदलकर मैं क्या रख सकता हूं? बाकी सब सेम रखते हैं, CH2OH, H, H, OH, OH, H, यहां पर हमने H और यहां पर हमने NH2 रख दिया। देखें भाई,
यहां हमने NH2 रख दिया, तो क्या मैं इसका नाम अमीनो ग्लूकोज लिख सकता हूं क्या? अमीनो ग्लूकोज, अमीनो ग्लूकोज लिख दिया, बहुत बढ़िया। किस पे लगाया भाई? C2 पे। बाकी सेम है, OH और H बिल्कुल सेम है, दैट इज अमीनो ग्लूकोज। अब क्या करो, इस अमीनो को रिएक्ट करा दो CH3CO से। ऑर्गेनिक चल गई भाई तुम्हारी, रिएक्ट विद CH3COH, एसिटाइलेशन कहते हैं इसे। इसका OH इसके H से रिएक्ट करके पानी निकाल देगा, तो क्या आ जाएगा? बना देते हैं आपके लिए। जिस बच्चे को दिक्कत हो रही है उसको ऑर्गेनिक की दवाई खानी है भाई, टैबलेट आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो खाओ। इधर ध्यान दो नहीं तो। CH2OH H H OH OH H, इससे रिएक्ट करा रहे हैं इस NH2 को। देखो कैसे कराएंगे। NH2 को CH3COH से रिएक्ट कराओगे, OH यहां लिख दो, है ना, OH कर दो यहां, ऐसे। तो ये चला गया पानी, यहां से पानी निकाल दो, तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा भाई मेरे ऑर्गेनिक वाले प्यारे बच्चों? इधर देखो, NHCOCH3, ये आपके काम का है। अब देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोज वाला अमीन, ये होता है नैग बेटा, नाग यही होता है। आपने सुना है नाग, नाग जिसका पॉलीमर काइटिन होता है, नाग सुना है कि नहीं? हां, नाग आ गया, नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, नाग। तो अगर मैं आपसे पूछूं नाग कैसे बना, ग्लूकोज लिया आपने, कौन से वाला? बीटा डी। बीटा डी ग्लूकोज पे क्या किया भाई? अमीनो जोड़ा, अमीनो ग्लूकोज बना दिया। अमीनो ग्लूकोज पे क्या करा मैंने? एसिटाइलेशन करी, उससे मेरे पास क्या बन गया? नैग बन गया। एक बच्चा आएगा कहेगा सर क्या मुझे याद करना? तुझे समझना है बेटा, याद तो अपने आप हो जाएगा, है ना। हाँ, अपनी मूवी देखिए ना, मैं तो सच बोलता हूं, बुरा तो अपने आप लगता है। ऐसे ही मैं तो सिर्फ समझाता हूं, याद अपने आप होगा। ठीक है, सही है। अब सुन लो ध्यान से, यहां ये बना दिया। अब ये जो C3 है ना, थर्ड कार्बन है ये, यहां पर इस OH की जगह आप म्यूरामरिक नाम का एक केमिकल जोड़ दो, उसे नैम कहेंगे। तो आप नाग की मॉडिफिकेशन करो, इस नाग की मॉडिफिकेशन करो, और मॉडिफिकेशन में आप क्या ऐड कर दो? म्यूरामरिक एसिड, म्यूरामरिक एसिड। क्लियर है? म्यूरामरिक एसिड, ठीक है। एक कह रहा है सर चैप्टर कौन सा चल रहा है, पढ़ा क्या रहे हो भाई? सुन मेरी बात, चैप्टर चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें मैं बैक्टीरिया के सेल की डिटेल पढ़ा रहा हूं। बैक्टीरिया के सेल में मेरे पास सेल वॉल नाम का एक पदार्थ होता है, वो सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, उसके बारे में समझा रहा हूं। तो नैग की मॉडिफिकेशन करके नैम बनेगा, नैम। नैम की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरामरिक एसिड। तो इसका मतलब ये हो गया, आपने यहां पर म्यूरामरिक एसिड जोड़ दिया C3 पे, बस याद रखो फुल फॉर्म। तो नैग और नैम आपको याद आना चाहिए। मैंने कहा था ना मॉडिफाइड शुगर, क्या ये मॉडिफिकेशन नहीं है? नैग और नैम बिल्कुल है। नैग के पॉलीमर को काइटिन कहते हैं। क्लियर है बेटा? हां, ठीक। हां, क्या आपको इतना याद हो गया? बीटा डी ग्लूकोज लेंगे, बीटा डी ग्लूकोज लेंगे, उससे बनाएंगे नैग। नैग कैसे बनाया समझ आया? उसको मॉडिफाई करके नैम। तो नैग और नैम नाम के दो शुगर आपने याद करने हैं, ये दोनों बैक्टीरिया की सेल वॉल में होते हैं। कोई चीज जो आपको ना पता चली हो? पहला, नैग का पॉलीमर कौन है? काइटिन है। बीटा डी सेलुलोज का पॉलीमर देख लो, आप देख लो, बीटा डी सेलुलोज, ये सब एक जात के होते हैं। सेल देखो, काइटिन, सेलुलोज और बैक्टीरिया की सेल वॉल की कास्ट सेम है। क्या कास्ट सेम है? सब बीटा डी ग्लूकोज से डिराइव हुए हैं। अगर बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर बनाऊंगा तो सेलुलोज बनेगा, समझ रहे हो? और इसका पॉलीमर बनाऊंगा तो क्या बनेगा? काइटिन। और नैग और नैम जोड़ के बनाऊंगा तो क्या बनेगा? पेप्टाइडोग्लाइकेन। क्लियर है? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जिन बच्चों ने बायोटेक पढ़ी है, थोड़ा सा
दाद देंगे इस बात की, आपने बायोटेक में पढ़ा था कि सेल वॉल तोड़ने के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं। कहां पढ़ा ये? आइसोलेशन ऑफ डीएनए में। वहां पर 3 एंजाइम के नाम लिखे हैं। पहला लाइसोजाइम, वो किसको तोड़ता है? नैग और नैम को, अभी दिखाऊंगा आपको कैसे। दूसरा सेलुलेज, सेलुलोज को तोड़ता है। तीसरा काइटिनेज, काइटिन को तोड़ता है। वो तीनों एंजाइम यहां रिलेट कर सकता हूं मैं आपको, पर अभी नहीं करेंगे, कभी बाद में, ठीक है? हां, समझ में आ गया भाई? बेटा नैम आपको, सुनो मेरी बात सुनो, आप सुनो ध्यान से। ये C3 है ना, दिस इज C3, दिस पोजीशन इज C3। नैग बनाने के बाद C3 पर, इस OH पर म्यूरामरिक एसिड जोड़ दो। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, आपको भी नहीं करना। क्लियर है? हाँ, आओ 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 बेटा, टेंशन ना लो, आपको अभी टॉपिक में आएगा समझ, सारा आएगा। अब देखो भाई, ये देखो भाई, दिस इज नैग एंड दिस इज नैम। ये 2 चीजें मैंने दिखा दी, ध्यान से देखना बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे बनाने वाला हूं मैं। दिस इज नैग, ये नैग है और ये नैम है, दिख रहा होगा सबको। अब मैं नैग और नैम दोनों बीटा डी ग्लूकोज से बने, लगाते हैं इसको। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इनको लगाना स्टार्ट किया। देखो सेल वॉल कैसे बनती है। इस तरीके से सेल वॉल बनती है। ये कहेगा सर पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हो। बेटा पढ़ा, काम कर रहा हूं तेरे। अगर रिलेट नहीं करूंगा एनसीईआरटी से तो बोलियो, पढ़ा तेरे, काम कर रहा हूं, टेंशन ना ले। अगर रिलेट ना हो तभी बोलियो, अभी तो सिर्फ सुन ध्यान से। देख भाई, ये मैंने नैम बना रखा है, ये रहा नैग। आपको दिखना चाहिए मैं अल्टरनेट बना रहा हूं नैग और नैम। ये दिख रहा है, अल्टरनेट बना रहा हूं नैग और नैम। ये बना दिया मैंने। अब इनको आपस में जोड़ा हुआ है, ये देखो, इनको आपस में जोड़ा हुआ है मैंने। देखो ध्यान से, इनको आपस में जोड़ा हुआ है। ये वो लिंकेज होती है जो आपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ी है कभी, जो शुगर के बीच में बनती है। ये बीटा 1,4 लिंकेज है जो सेलुलोज में भी होती है। ये सारी लिंकेज है बेटा नैग और नैम के बीच में। नैग और नैम के बीच में ये लिंकेज बना दी है मैंने, ऐसे दिख रहा है सबको? ये नैग और नैम के बीच में लिंकेज बना दी है, दिखना चाहिए। इस लिंकेज का नाम क्या है? इस लिंकेज का नाम है बीटा 1,4 लिंकेज। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आपका ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिलेट होगा। ये किसके बीच में बनती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। मैंने आपको एक चीज और बोली थी, मैंने कहा था अमीनो एसिड की चेन होती है। ये रही अमीनो एसिड की चेन। जो नैम है उस पर अमीनो एसिड जुड़े रहते हैं ऐसे, इस तरीके से अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड जुड़े रहते हैं नैम पर ऐसे। ये देख लो, ये नैम पर मैं अमीनो एसिड बना रहा हूं, क्या आपको दिख रहा है? ये 4 डॉट्स बना रहा हूं, ये अमीनो एसिड है बेटा। ये क्या है? अमीनो एसिड है ऐसे। ये इस तरीके से अमीनो एसिड है। क्यों बता रहा हूं? अभी पता चल जाएगा आपको। ये अमीनो एसिड है 4 ऐसे। इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है ऐसी। क्रॉस लिंकिंग का मतलब ये आपस में जुड़े रहते हैं ऐसे, ध्यान दो। ये आपस में इस तरीके से जुड़े रहते हैं बेटा, इस तरीके से ये आपस में क्या रहते हैं? ऐसे जुड़े रहते हैं। इन्हें क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। इन्हें हमने क्या बोल दिया? ऐसे क्रॉस लिंकिंग बोल दिया। इस तरीके से हमारे पास कुछ क्रॉस लिंकिंग हुई रहती है ऐसी, इस तरीके से ये बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या बताया है आपको, ये आपके पास, ध्यान दो बेटा, एकदम फोकस करो। ये आपके पास दिस वन, ये नैग है और ये नैम है और ये अमीनो एसिड की चेन है। ये अमीनो एसिड की चेन है। ये क्या है बेटा हमारे पास? अमीनो एसिड की चेन है। तो यही चीज पढ़ रहे थे ना हम लोग, और इसे क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। ये क्रॉस लिंकिंग में भी अमीनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स। बेटा ये आपके बायोमोलिक्यूल को रिलेट करना था, इसलिए बताया मैंने। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपकी सेल वॉल कुछ ऐसी बनी हुई है।
अगर आप ध्यान से देख पाओ तो आपकी सेल वॉल कुछ ऐसी दिखेगी आपको। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल कुछ इस तरीके की बनी हुई है, ऐसी, जिसमें ये मेरे पास अमीनो एसिड की चेन है, ये ऐसे अमीनो एसिड्स की चेन है, ऐसे ये दिख रहा है बेटा आपको। और मैंने कहा था क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग इसे कह रहे हैं, देखो दिस वन इज क्रॉस लिंकिंग। ऐसा हो रखा है कि नहीं बताओ, इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग हो रखी है। क्या आपको समझ में आ रहा है? यह है बैक्टीरिया की सेल वॉल। मैं आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह क्रॉस लिंकिंग तोड़ता है पेनिसिलिन। आपने क्लास 9th में एक एंटीबायोटिक पढ़ा था पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग ब्रेक करता है, क्रॉस लिंकिंग होने नहीं देता, ब्रेक नहीं करता। हम लिखेंगे नॉट अलाउ क्रॉस लिंकिंग, तो क्रॉस लिंकिंग होने नहीं देता। इसका क्या मतलब हुआ? यह प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करता, है ना। एक तरीके का एंटीबायोटिक है। क्या है ये? एंटीबायोटिक। और आपने पढ़ा था लाइसोजाइम, सुना है कि नहीं? टीयर्स में होता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जोम नहीं, लाइसोजाइम, वो इसको तोड़ता है, ब्रेक करता है बीटा 1,4 लिंकेज। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बीटा 1,4 लिंकेज तोड़ता है लाइसोजाइम, और क्रॉस लिंकिंग तोड़ता है, बनने नहीं देता कौन? पेनिसिलिन। तो आपने यहां पर यह सीखा कि अगर मैं कहता हूं पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, कैसे काम करती है? वो बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकती है, उसको नया डिवाइड नहीं होने देती, नया बैक्टीरिया नहीं बनने देती, ग्रोथ रोकती है, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग होने नहीं देगी। अगर क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो स्ट्रेंथ कैसे आएगी? ये धागे अलग अलग रह जाएंगे। दूसरा, लाइसोजाइम किस में होता है? हमारे टीयर्स वगैरह में होता है। लाइसोजाइम इस लिंकेज को तोड़ता है। यही लिंकेज अगर सेलुलोज में है, सेम लिंकेज होती है पर शुगर अलग होती है, वो कौन तोड़ता है? सेलुलेज तोड़ता है। तो अपने दिमाग में अगर ये बात आप बिठा सकते हो तो बिठा लो। मेरे पास देखो मैंने क्या पढ़ा है, मैंने सिंपल एक लाइन बोलूंगा। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है नैग और नैम की, साथ में अमीनो एसिड्स होते हैं, क्रॉस लिंकिंग में होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। नैग क्या है? बीटा डी ग्लूकोज का मॉडिफाइड फॉर्म है, बस। नैम क्या है? नैग से बनता है। क्या इतनी बात याद कर सकते हैं? क्लियर? बेटा एक एंजाइम क्यों तोड़ेगा कोई चीज? एक एंजाइम इसलिए तोड़ेगा क्योंकि वो उसकी एक्टिव साइट है, वहां पर वो काम करता है। शाबाश बेटा, दर्शनी कह रही है फिर से बनाओ। एक काम कर बेटा, घर में जब भी बोर हुआ करे पेप्टाइडोग्लाइकन बना, है ना। यू विल फील लाइक द बैक्टीरिया, मौज आ जाएगी आपको। देखो भाई, आ गया समझ? एक कह रहा वापसी मोनरा पे आओ, काम की चीज पढ़ ले भाई। तेरे को यहां 3 क्वेश्चन है। पहला, लाइसोजाइम किसके सिमिलर काम करता है? सेलुलेज के और काइटिनेज के। क्या तोड़ता है? बीटा 1,4 लिंकेज। वाई पेनिसिलिन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा? क्योंकि पेनिसिलिन क्रॉस लिंकिंग तोड़ती है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होती। आ गया समझ? क्लियर है? वाई पेनिसिलिन इज नॉट इफेक्टिव ऑन यूकैरियोटिक सेल? किसी भी यूकैरियोटिक सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं होती। तो पेनिसिलिन क्या तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी? नहीं कर सकती हमें, ठीक है। तुम्हारे में तो सेल वॉल ही नहीं है। क्या प्लांट को नुकसान पहुंचाएगी? नहीं पहुंचाएगी। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या थी? पेनिसिलिन। इतनी बात समझनी है, ठीक है। हाँ अंजलि बेटा पढ़ाने दे, ऐसे करोगे ना तो सिलेबस कब कराएंगे हम। आ जाओ भाई, सेल वॉल हमने पढ़ लिया, ठीक है, सही है। सेल वॉल हमने पढ़ लिया। सेल वॉल के बाद हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव। हाँ देखो बेटा, हमारे पास 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक और क्लासिफिकेशन है हमारे पास, सेल वॉल के बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। एक का नाम ग्राम पॉजिटिव है और दूसरे का नाम ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव,
ठीक है, दो तरह का बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। जरा पूरी बात समझना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिए आपको एक टेक्निक समझानी पड़ेगी जिसे हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। सबसे पहले तो मुझे यह समझना है स्टेनिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है सेल वाले चैप्टर में, उसने कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें नहीं दिखता। क्लियर है? सही है? क्लियर है? हाँ, ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है? ये एक बेस है जिसके बेस पे हम दो तरह के बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। सबसे पहले स्टेनिंग शब्द का क्या मतलब है? स्टेनिंग का मतलब होता है, ध्यान सुनेंगे, बहुत सारी सेल के अंदर ऐसी ऑर्गेनल होती है जो हमें नहीं दिखती जब तक मैं उस पर कलर नहीं करता। मेरी बात सुनो, सेल पे मेरे पास ऑर्गेनल है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, तो स्टेनिंग शब्द का क्या मतलब है? जैसे मान लो ये सेल है, ध्यान से देखना भाई, ये आपके पास सेल है, ये आपके पास ऑर्गेनल है, दिस इज ऑर्गेनल। मैं ये कह रहा हूं कि ये ऑर्गेनल दिखती नहीं है तो इस पे कलर करना पड़ेगा। कलर करते वक्त मुझे यह ध्यान रखना है कि इसका बैकग्राउंड कलर ना हो। अगर बैकग्राउंड भी कलर हो जाएगा तो ऑर्गेनल नहीं दिखेगी। तो स्टेनिंग का क्या मतलब होता है? हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनल पर या किसी चीज पर कलर करते हैं, पर कैसे करेंगे? बैकग्राउंड कलरलेस रहना चाहिए, ऑर्गेनल पे कलर आए, या बैकग्राउंड पे कलर आ जाए ऑर्गेनल पे ना आए, तब हमें कोई चीज दिखती है। तो स्टेनिंग का मतलब होता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज पे कलर लाकर उसे देख पाते हैं। एनसीईआरटी ने सेल वाले चैप्टर में लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता, काफी बड़ा होता है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसे स्टेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो हमें बैक्टीरिया को भी देखने के लिए, नॉर्मली बैक्टीरिया दिखते नहीं है, उन्हें देखने के लिए एक टेक्निक की जरूरत पड़ती है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेनिंग। इसका मतलब मुझे किसी तरीके का कलर, जिसे हम डाई कहते हैं, वो डालकर कलर लाकर ही मैं देख पाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, एक टेक्निक डेवलप करी थी बैक्टीरिया के लिए एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्रिश्चियन ग्राम था, साइंटिस्ट का नाम। उसी के नाम पर उस टेक्निक का नाम ग्राम स्टेनिंग है। क्लियर है? हाँ, क्लियर? तो मैंने यहां पर सिंपल समझाया कि स्टेनिंग का मतलब कलर करना नहीं होता। स्टेनिंग का मतलब होता है किसी एक को कलर करो, या तो बैकग्राउंड को, क्या, या तो ऑर्गेनल को। अगर आप किसी एक को कलर करोगे तो दूसरी चीज दिख पाएगी। स्टेनिंग किसने डेवलप करी थी? ये वाली क्रिश्चियन ग्राम ने। किसने डेवलप करी थी? क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप करी थी, है ना? ध्यान दें बेटा, कुछ समझदार बच्चे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हम सिलेक्ट ना हो, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी पूरी कोशिश करनी है उनको सिलेक्ट कराने की। देखो भाई कैसे होगी टेक्निक। आपके लिए मैंने एक स्लाइड बना दी है, आपको बताइए, स्लाइड है, ग्लास की स्लाइड है। इस स्लाइड पर मैंने ये बैक्टीरिया डाल दिए, ये स्लाइड पर मैंने क्या डाल दिया? बैक्टीरिया डाल दिए। ये स्लाइड है, उस पर बैक्टीरिया डाल दिए। ठीक है, पहले पूरा प्रोसेस समझ लो, आपको समझ आ जाएगा। हमने बैक्टीरिया डाले हैं स्लाइड पर, अब वो बैक्टीरिया दिख नहीं रहे, तो मैंने क्या किया, उस पर स्टेन डाला है, स्टेन ऐड किया है। अब स्टेन का कोई कलर होगा, स्टेन जो ऐड किया उसका नाम है क्रिस्टल वायलेट। वायलेट कलर का स्टेन है, ठीक है, वायलेट कलर का स्टेन है। उससे मेरे पास सारे बैक्टीरिया पे कलर आ गया। ध्यान दे बेटा, सारे बैक्टीरिया पे क्या आ गया? कलर आ गया। ध्यान दो, सारे बैक्टीरिया पे कलर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब सबने कलर ले लिया। तो सारे बैक्टीरिया क्यों विजिबल है? ऑल बैक्टीरिया विजिबल किसमें दिखेंगे? माइक्रोस्कोप में, क्योंकि सबने क्या किया? ऑल बैक्टीरिया टेकन अप स्टेन, उसने स्टेन ले लिया। बेटा कुछ बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, होता क्या, उन्हें ऐसा लगता है यार बिना लिखे याद हो जाए तो मजा आ जाए, फिर रिवीजन कैसे करेगा? फिर आंख बंद करके लेक्चर आएंगे यार, बार बार लेक्चर ही देखना फिर तुम, है ना? इसको पढ़ लो ध्यान से और रिवाइज भी करना है इनको। देखो भाई ये हो गया, देखो अब मैंने क्या किया,
एक टेक्निक होती है जिसमें स्टेन को वापसी निकालते हैं। देखो इसके अलावा में मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो हमने सबसे पहले क्या किया है, एक टेक्निक पढ़ रहे हैं जिसे ग्राम स्टेनिंग कह रहे हैं। हमने स्लाइड पर ये बैक्टीरिया ले लिए, स्लाइड पर क्या ले लिए हैं, बैक्टीरिया। हमने उसमें स्टेन ऐड किया, क्रिस्टल वॉयलेट यहां डाल दिया इस पे, उससे सभी बैक्टीरिया पे कलर आ गया। अब मैं क्या करता हूं बेटा, मैं एक केमिकल डालता हूं आयोडीन, जो स्टेन को फिक्स करता है। तो वो हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, तो सिर्फ ये करना है कि अब मैं डी स्टेनिंग कर रहा हूं। डी स्टेनिंग क्या होती है, स्टेन वापसी निकाल रहा हूं। तो मैंने क्या किया बेटा, यहां पर मैंने क्या किया, डी स्टेनिंग करी। डी स्टेनिंग का मतलब होता है स्टेन को वापसी निकालना। स्टेन को रिमूव करूंगा मैं। रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए हम उसमें एसीटोन डालते हैं। क्या डालते हैं, एसीटोन ऐड करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से देखो। अब कहानी यह है कि जब आपने स्टेन रिमूव करने के लिए, ध्यान दो बेटा, जब आपने स्टेन रिमूव किया तो कुछ बैक्टीरिया थे जिनमें से स्टेन निकल गया। कुछ बैक्टीरिया थे जिनमें से स्टेन निकल गया और कुछ में रह गया। तो ये वो बैक्टीरिया थे, ध्यान दो, ये वो बैक्टीरिया थे जिन्होंने स्टेन को लूज किया, जिसमें से स्टेन निकल गया। ये वो बैक्टीरिया थे जिन्होंने स्टेन को रिटेन किया, उसमें से स्टेन बाहर नहीं निकला। तो ग्राम स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हम स्टेन कौन सा बैक्टीरिया अपने अंदर रख पाता है जब हम निकाल रहे होते हैं वापसी, उसके हिसाब से हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बनाते हैं। तो स्टेन जिसने रखा उसको हमने ग्राम पॉजिटिव बोला, उस बैक्टीरिया को हमने क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव बोला, और इस वाले को हमने क्या बोला, ग्राम नेगेटिव बोला। तो ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक होती है जिसमें सबसे पहले हम बैक्टीरिया पे स्टेन डालते हैं, सभी बैक्टीरिया पे कलर आ जाता है, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसपे कलर नहीं आया, सब पर आ गया। फिर मैं आयोडीन डालकर उसे मॉर्डेंट कहते हैं। मॉर्डेंट क्या होता है, आप कभी शायद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या कहीं ऐसा पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। मॉर्डेंट होता है जैसे कपड़ों पर जब डाई करते हैं ना, तो कुछ ऐसा केमिकल डालते हैं जिससे वो चिपक जाए। तो हमने एक मॉर्डेंट नाम से केमिकल डाला होता है आयोडीन, जो स्टेन को फिक्स करने की कोशिश करता है। उसके बाद हम डी स्टेनिंग करते हैं, मतलब एसीटोन डाल के स्टेन वापसी निकालते हैं। ठीक है, जो हमने जब स्टेन वापसी निकाला तो जिन बैक्टीरिया में से स्टेन नहीं निकला उन्हें ग्राम पॉजिटिव बोला, जिनमें से निकल गया उसको हमने ग्राम नेगेटिव बोला। ठीक है, एनसीईआरटी ने क्या बताया, सिर्फ नाम बताया ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, पर उनके फीचर भी हमें देखने पड़ेंगे। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। हमने जब बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करी थी तो मैंने 4 ग्रुप बनाए थे। 4 ग्रुप किस बेस पर बनाए थे, याद करो, शेप के बेस पे। शेप के बेस पे 4 ग्रुप बनाए थे। कौन से 4 बनाए थे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, पिटाई हो जाएगी। शेप के बेस पे 4 ग्रुप बनाए थे। वो 4 ग्रुप थे कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पिरिलम करके। उसके अलावा हमने ये देखा कि यार बैक्टीरिया के को हम एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव करके बना लिया। ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बनाया है ना, ये थिकनेस ऑफ सेल वॉल के बेस पे है। मेरी बात समझना ध्यान से, थिकनेस ऑफ सेल वॉल के बेस पर बनाया है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो जो स्टेन रखते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जो लूज कर देते हैं उसे ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ये वाला बैक्टीरिया दिखेगा नहीं माइक्रोस्कोप में, जैसे ये नहीं दिख रहा था, ये दिख नहीं रहा है तो ड्रॉ किया ताकि दिखे। तो इसके लिए फिर दूसरा स्टेन डालना पड़ता है जो दोबारा एंटर कर जाए उसमें, वो करते हैं हम लोग। पर आपको यह समझ में आना चाहिए, जिसने स्टेन रखा वो ग्राम पॉजिटिव है और जिसने स्टेन नहीं रखा वो ग्राम नेगेटिव है। ऐसा क्या हुआ, थोड़ी सी चीजों की डीप बात करते हैं तो थोड़ा सा समझ आएगा आपको। देखो, ये एक बैक्टीरिया मैंने ये बना दिया, एक बैक्टीरिया ये बना दिया। मुझे देख के बताना क्या डिफरेंस है दोनों में। ये मैंने पेप्टाइडोग्लाइकेन बना रखी है और यहां पर एक पेप्टाइडोग्लाइकेन यहां बना रखी है। ये सेल वॉल है। देखें आपको समझ आ रही है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं। ये मैंने बना दी। कुछ छुट्टी की बात कर रहे होंगे, चले जाओ यार, क्या करना इतना पढ़ के, सबको थोड़ी सिलेक्ट होना है। हमने भी नहीं बनाना सबको डॉक्टर, हमने तो बोला ही नहीं आज तक। हमने तो कहा है कि हमें उसे डॉक्टर बनाना है जो बनना चाह रहा है। हमने तो कही नहीं कभी ये बात। ठीक है।
आ रही है आवाज, कोई लैग नहीं हुआ? अरे बेटा एक बार माइक का सेल चेंज करना था, एक सेकंड दो बस। आ जाओ आ जाओ, इधर देखो भाई, देखो अब ध्यान से सुनना। इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है डिफरेंस, अंतर बताओ। इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है सबको? ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये सेल वॉल है, और ये सेल मेम्ब्रेन थी अंदर। सबको दिख रहा है कि यहां सेल वॉल ठीक है। देखो इसमें सेल वॉल थिन है, ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से। दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये चीज याद रखना, हमने हमारे पास किसकी सेल वॉल थी क्या ये? तो अगर मैं देखूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, एनसीईआरटी लिखती है ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, एनसीईआरटी ये लिखती है, गलत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, इसका सेल एनवलप तीनों को मिला के होगा तो इसका सेल एनवलप ज्यादा थिक है, पर एक्चुअल में सेल वॉल थिक है। आपको ये बात समझ में आ रही है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है बेटा, दिस इज ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिक होती है या सेल एनवलप थिक होती है, एक ही तरह की बात है, क्योंकि सेल एनवलप में भी कौन सा पार्ट थिक है? सेल वॉल वाला। एनसीईआरटी ये लिखती है कि ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, या मैं लिख सकता हूं, अब मैं यहां पर कह दूं एनसीईआरटी गलत कहती है, नहीं सही कहती है, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल, दोनों एक ही तरह की बात है। हमारे पास दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। आपको दिखना चाहिए ये बात, क्लियर है बेटा? सही है, एनसीईआरटी ये कहती है, हम ये कह रहे हैं, दोनों एक ही तरह की बात है। तो जो ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव है, उसने स्टेन लूज कर दिया। उसने क्या किया है? स्टेन लूज किया है, क्लियर? उसने क्या किया? स्टेन लूज किया है, क्लियर है? हाँ भाई, हाँ इस पे क्या लिखूंगा? सबसे पहला डिफरेंस, इसकी सेल वॉल क्या है? थिन है, तो इसका मतलब नैग और नैम का अमाउंट कम है कि नहीं बताओ? इसका अमाउंट लेस है। इसकी सेल वॉल क्या है? ठीक है, यहां बताओ क्या कहानी है? नैग और नैम, इसका अमाउंट ज्यादा है। दूसरी बात, ये स्टेन को लूज करता है, हां सर लूज करता है। ये स्टेन को क्या करता है? रिटेन कर लेता है, क्योंकि सेल वॉल थिक थी इसकी। तीसरी बात, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनमें पिलाई एंड पोरिन्स होते हैं, वो पॉजिटिव में नहीं होते। इसमें पिलाई पोरिन्स एब्सेंट होते हैं। तो आपने पोरिन्स कहां पढ़ा था, याद करो? पोरिन्स याद है आपने कहां पढ़ा था? ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था सर। हां, सम बैक्टीरिया में होता है, सम का मतलब ग्राम नेगेटिव, क्लियर है? उसके बाद इसमें मीजोजोम नहीं होते, इनमें क्या नहीं होते? मीजोजोम एब्सेंट होते हैं, इनमें मीजोजोम प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही बढ़िया, आ रही है समझ? बहुत ही अच्छा। अब मीजोजोम आपको अगर आ जाए ग्राम नेगेटिव में, सबसे जरूरी है इनके एग्जाम्पल समझना आपको। इनके एग्जाम्पल में साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है बेटा। तो आज के बाद जब भी आप नॉस्टोक और एनाबीना का नाम सुनोगे, देखते ही कहोगे ग्राम नेगेटिव। उसके अलावा राइजोबियम ग्राम नेगेटिव है, माइकोप्लाज्मा ग्राम नेगेटिव है,
ई कोलाई आपका फेवरेट, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में राइजोबियम का भाई जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, फ्रैंकिया ग्राम पॉजिटिव में है। उसके अलावा आपके पास वो बैक्टीरिया जो मेरे पास ये वाला है, क्या नाम है, कोकस टाइप के, कोकस टाइप के जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, ये आ जाएगा। और एक बेटा एंटीबायोटिक बनाता है बहुत ज्यादा, उसका नाम स्ट्रेप्टोमाइसीज है, ये एंटीबायोटिक बनाता है, ये ग्राम पॉजिटिव है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव कहां होते हैं, ग्राम नेगेटिव कहां होते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आज से आप याद देखो, माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल नहीं है, वैसे भी स्टेन निकल जाएगा, ग्राम नेगेटिव हो गया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हो गया। क्लियर है? आर्की बैक्टीरिया को आप ग्राम नेगेटिव ले सकते हो। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस है, फ्रैंकिया है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये ग्राम पॉजिटिव है। क्लियर है? इधर वाला राइजोबियम यहां लिख दिया हमने आपका। क्लियर? इस तरीके से करना हमने। बेटा आपको दिख रहा है एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? और एनसीईआरटी ने पता है क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने लिखा है कि सेल एनवलप में 3 लेयर है, भले ही वो एक दूसरे से बहुत पास हैं, तीनों का काम प्रोटेक्शन है, पर अलग अलग केमिकली और फंक्शनली अलग अलग है। केमिकली और फंक्शनली क्या है? अलग अलग है। ये हार्मफुल वाला बेटा जैसे पिलाई पोरिन टॉक्सिन, ये टॉक्सिन ये बनाते हैं, पीपीटी याद कर लेना। पिलाई और पोरिन्स ग्राम नेगेटिव में होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में नहीं होते। ठीक है बेटा, आपको पूरा पढ़ाना पड़ेगा ना, टुकड़ों में तोड़ के थोड़ी पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर यहां वो चैप्टर वहां। ये हम क्लास जो चैप्टर 8 है उसमें से टॉपिक पढ़ रहे हैं ये एक तरीके से। क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर। चलो यहां से हम कल करेंगे, कल इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे, पूरा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे, और साथ में हम हो सकता है न्यूट्रिशन वाला कुछ पार्ट पढ़ें। क्लियर है? न्यूट्रिशन वाला पार्ट अगर हमने कल कंप्लीट कर लिया तो फिर थर्ड लेक्चर में मोनरा कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आपकी देखो एनसीईआरटी क्लियर लिखती है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी सेल एनवलप की 3 लेयर है, तीनों केमिकली और फंक्शनली अलग अलग है। ठीक है, अभी मीजोजोम पढ़ाया क्या यार, तुम क्यों कहां आ गए? ये देख भाई, अभी मैं कहां हूं, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ाया, सेल वॉल पढ़ाई है, इनको डिटेल पढ़ा दिया, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, फ्लैजिला, फिम्ब्रियाई, पिलाई, उसके बाद क्रोमेटोफोर बताऊंगा। सही है, मीजोजोम, क्रोमेटोफोर, फिर न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी। ये कहां से पढ़ोगे, रीड कहां से करोगे? चैप्टर 8 सेल वाले से। ठीक है, तो इतना घबराया मत करो, पढ़ाई किया करो। ठीक है, चलो बाय। पढ़ाई करो बेटा, आपको मतलब पढ़ाई करनी है, सारा चीज बहुत अच्छे से पढ़ना है, और नोट्स भी अच्छे से बनाने। मैं ये डायग्राम परमानेंट रखूंगा, इसी के अराउंड पूरा पढ़ाऊंगा, और जब तक मोनरा कंप्लीट करेंगे ये वाला भी टेबल आपके पास परमानेंट रहेगा कि हम कहां पढ़ रहे हैं, है ना, हम यहां पढ़ रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर पे है। क्लियर है? मुझे पूरा कंप्लीट करना है। सही है, बाय।